कि 2021 के बाद में 3 से 4 गुना होने में वक्त नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? हम हिंदुस्तान की जनता का 1% है जो हम ये काम करते हैं। क्या लग रहा है आपको किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है ये इंडस्ट्री? तो ग्लोबली कुछ कंपनीज मूव कर गई हैं, प्रोडक्शन में AI यूज हो रहा है, वेयर यू टेक अ क्विक फीडबैक टू फॉर्मुलेशन, इट इज हैपनिंग वेरी फास्ट। दिल्ली के अंदर अच्छे अच्छे मंत्री भी जो कभी कतराते थे इसके बारे में बात करने से, अब आके स्टेज पे बातें कर रहे हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब किस दिशा में वो लोग मूव कर रहे हैं? देखो, गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का फ्यूचर है, तभी उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। क्या क्वालिटी लीडरों के अंदर होनी चाहिए? बिना बोले, बिना उसको विजिबल किए, लेकिन क्या लग रहा है फर्क क्या है? जैसे यूएस है या और भी डेवलप कंट्री है जहां पे डायरेक्ट सेलिंग किया जा रहा है, और इंडिया में आई थिंक इंडियन लॉज एक्चुअली कि इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का, इन कंपनियों को एआई होगा। अब एआई का अगर हम दूसरा पहलू देखें, जो लीडर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आई थिंक उनको तो अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगर अब तक नहीं किया अडॉप्ट, तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन काम करता है। जब एक ने बोला, 2 ने बोला, 3 ने बोला, 4 ने बोला, क्योंकि हम अवेयरनेस लेने में बिलीव नहीं करते हैं, हम ट्रेनिंग लेने में बिलीव नहीं करते, और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं पैसा कमाने की, उसकी नहीं कि जो मार्केट के सवाल है, उसकी नहीं कि जो मार्केट में जो निगेटिविटी फैली है लोगों के दिमाग के अंदर, हम उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके से बहुत पावरफुल थॉटफुल पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं मेरे दोस्तों। और गुड न्यूज आपके लिए है कि अब हम ऑडियो वर्जन, मेरे दोस्तों, आप इसका सुन सकते हो स्पॉटिफाई के ऊपर, हमें फॉलो करके। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे इंसान से करवाने वाला हूं जिसके ऑफिस में मैं दिल्ली जब पहली बार गया उनसे मुलाकात करने के लिए, तो हालांकि मैं आधे घंटे के लिए गया था और हमारे 4-5 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। बाद में वो बोले कि यार हमारा नाश्ता रह गया है। यहीं से हमारी दोस्ती की और हमारी पहली मीटिंग की शुरुआत हुई थी। यानी व्यक्ति के साथ बैठो और समय का आपको पता ना चले, तो रियली में आपके वाइब्रेशंस मैच हो रहे हैं। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगा और अगर मौका मिला तो इनके साथ मैं जरूर कैमरे में कुछ बातें कैद करूंगा आप सबके लिए, मेरे दोस्तों, जिसे आजकल लोग पॉडकास्ट कहते हैं। तो मैं आज आपके बीच मेरे दोस्तों एक ऐसे इंसान को लाने वाला हूं जो आप उनसे किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर लो, आप उनसे एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करो, आप उन्हें डायरेक्ट सेलिंग पे बात करो, आप उनसे जो करंट ट्रेंड चल रहा है आप उसकी बातें करो, आप उनसे घर परिवार की बातें करो, आप उनसे दोस्ती की बातें करो, हर मामले में एक्सपर्ट हैं। कारण क्योंकि सुबह से शाम तक वो अलग अलग लोगों से ही मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम जानते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्यूशन तक उनको लेके जाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब सीधा उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे दोस्त, बहुत ही सुलझे इंसान, राहुल भाई सुडान सर। थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। राहुल भाई, लिटरली में कैमरा साथ में लगा हुआ है, लेकिन आपके साथ जब भी बैठने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी मजे हुए खिलाड़ी के साथ आप बात कर रहे हो। सब्जेक्ट कोई भी हो, चर्चा कोई भी हो, बड़ा मजा आ जाता है। तो पहली बात मैं जानना चाहता हूं कि ये सब कहां से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई? जरा अपनी कहानी, अपनी जुबानी आप शेयर कीजिए। थैंक यू नागेश्वर भाई। काफी टाइम से वेट कर रहा था कि आप अपने पॉडकास्ट में हमें बुलाएं और आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा इस चैनल पे। सो आफ्टर पढ़ाई करने के बाद, जिसमें इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद, उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश ऑनर्स भी किया और उसके बाद MBA भी किया। अच्छा। अब ये तीनों चीजें इकट्ठी क्योंकि लाइफ में ये नहीं पता था करना क्या है। तो जब नहीं पता होता तो आप सब कुछ करते हैं, क्योंकि माइंडसेट सिंपल था कि आप काम करते हैं पैसे के लिए और उसके बाद खुशी के लिए कुछ और करते हैं। तो ये समझ में यही था, अंडरस्टैंडिंग कि पैसा और खुशी अलग अलग चीज होती हैं। बहरहाल जॉब शुरू की, एक फिनलैंड की कंपनी थी, उसमें जॉब मिली, इंजीनियर मार्केटिंग की जॉब थी, करना शुरू हुआ। और एक दिन दोस्त ने बताया कि एक ऐसा प्लान है, चल के देखना है। देखा और 4-5 घंटे के बाद मैंने कहा कि यार सीधा बताता, बिजनेस देखने आना है, तू ये क्यों बोल रहा था कि कहीं चलना है और मिलवाना है? कह रहा है क्योंकि ना हम जब किसी को लेकर आते हैं बिजनेस में तो हम ऐसे लेकर आते हैं।
पर बहरहाल वो चीज़ अपॉर्चुनिटी समझ में आई और अगले दिन जॉब छोड़ी और इसको फुल टाइम शुरू कर दिया। क्योंकि एक चीज़ तो समझ में आई गई थी लाइफ में कि पैसा और खुशी इकट्ठा नहीं है तो नहीं होगा, ये अलग अलग तो हो नहीं सकता। 24 घंटे ही हैं, अब 20 घंटे आप पैसे के लिए भागोगे तो खुशी के लिए कब भागोगे? वेरी ट्रू। वो देखा तो एक ही बार में समझ में आ गया कि दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं इस बिजनेस में। खूब मेहनत की, 24 घंटे काम करते थे। अगले 3-4 साल मैंने कोई फंक्शन, दिवाली, दशहरा, लोहड़ी घर पे नहीं बनाया। लेकिन मैं एक गलत कंपनी में चला गया। अब उन दिनों पे ये नहीं पता था ठीक और गलत क्या होता है, और जो पहली चीज नजर आती है आप उसको कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और वो लाख रुपए की वाली कंपनी थी, वो बेचती थी लाख रुपए का प्रोडक्ट। मैंने बहुत टीम बनाई, पर जब बनाता था कम हो जाती थी, जब बनाता था वो कम हो जाती थी। तो ये सोचा ये कम क्यों होती है, तो समझ में आया कि कुछ लोग स्टेज पे जाते हैं, वो ट्रेनर होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। तो मुझे लगा यार इनके पास सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता होगा, तो मुझे लगा कि मुझे ट्रेनर बनना चाहिए। अच्छा। तो मैं ट्रेनर बना ये देख के कि सब कुछ पता चलेगा। अब जब बन गया ट्रेनर तो काफी कुछ पता चलना शुरू हुआ, और उसके बाद लेकिन क्योंकि मैं गलत कंपनी में था, वो कंपनी को एक दिन बंद होना था, और अच्छा पहले ही टाइम रहते बंद हो गई ताकि बाकी लोगों का नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जॉब पे गया तो एमवे में जॉब करने का मौका मिला, एमवे में ट्रेनर बना, और जो जर्नी थी एज अ ट्रेनर की वो आगे बढ़ना शुरू हुई। जब वहां पे मैंने ट्रेनिंग की तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ मुझे ट्रेनिंग देना तो आ रहा है, पर ये ट्रेनिंग बनती कैसे है, इसके पीछे रिसर्च वर्क कैसे होता है, एनालिसिस कैसे होता है। उसके लिए फिर मैंने एक नई कंपनी ढूंढी जहाँ पे मैंने जॉब की, जो उस टाइम पे गुड़गांव की नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। वहां जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे हायर कर लो, कि मुझे ट्रेनिंग बनाना सीखना है। अच्छा। तो उनको लगा कि मैं शायद ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनर बनने के लिए आया हूँ। मैंने कहा मुझे ट्रेनर नहीं बनना, मुझे ये सीखना है कि ये बनता कैसे है। बहरहाल मुझे लगा मैं इंजीनियर हूँ, MBA हूँ, इंग्लिश ऑनर्स हूँ। तो एज कितनी थी आपकी उस टाइम पे? about 24-25 साल। और 24-25 साल के अंदर ये अवेयरनेस आपके अंदर आया कि मुझे ट्रेनिंग कंटेंट कैसे क्रिएट होते हैं, यू वांटेड टू वर्क ऑन दैट। अब मुझे लगा कि मैं 24-25 साल का था, इंजीनियर, MBA था, इंग्लिश ऑनर्स था, तो मुझे लगा मैं बड़ा क्वालिफाइड होऊंगा ट्रेनिंग बनाने के लिए। बट जब उस फर्म में गया तो मैं सबसे लीस्ट क्वालिफाइड था, सब मेरे से ऊपर थे। अच्छा। कोई मास्टर था, कोई UCLA से था, कोई स्टैनफोर्ड से था, कोई साइकोलॉजिस्ट था, कोई सोशियोलॉजिस्ट था। मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं थी उस सिस्टम में। पर बहरहाल मुझे मेंटर बड़ी अच्छी मिली, उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने मुझे इंसान बना दिया। उन्होंने मुझे ठीक चीज देखना सिखा दी और मुझे बताया कि एक्चुअल में ट्रेनिंग की रिसर्च कैसे होती है, साइकोलॉजी क्या है रिसर्च करने की। उससे मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह ट्रेनिंग करना शुरू हुआ। फिर काफी ब्रांड्स में जाके ट्रेनिंग शुरू हुई, कैपजेमिनी, डेलॉयट, इन सभी प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला। पेप्सी, कोक, रैकेट बेनकाइजर, इंडिगो। बट अंदर ही अंदर डायरेक्ट सेलिंग वाली एक हिस्ट्री थी। हाँ, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। शुरुआत वहीं से हुई जी। अब इसके बाद जो फेज शुरू हुआ, इसको मैं कहता हूँ कंफ्यूजन का फेज। अब उसका ग्रो करना था, क्योंकि लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग दे चुका था पर उतने पैसे जॉब में नहीं आ रहे थे। तो मुझे जल्दी जल्दी जॉब बदलनी थी ताकि मैं वापस क्या करूं लाइफ में नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने जो पॉसिबल था मैंने वो जॉब पकड़ी। तो अगले 9 जॉब्स, 9 अगली कंपनी, 9 इंडस्ट्रीज में, 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट में की। ओके। तो लोग सेल्स में करते हैं, जॉब बदलते हैं। मैंने सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, IT, ब्रांडिंग सब में जॉब करी। वो एजेंडा क्या था उसके पीछे दिमाग में? कोई एजेंडा नहीं था, सिर्फ ग्रो करना है। ग्रो करना है। जो ज्यादा सैलरी देता था अच्छा, मैं वहां काम कर लेता था। सैलरी बेस्ड, ऐसा नहीं कि मुझे सारी इंडस्ट्री का नॉलेज लेना है सो दैट यू हैव। अच्छा, ओके। सिर्फ ये करना था। ओके। करना क्यों था नहीं पता। फिर एक दिन एक दोस्त मिला, उसने कहा कि मुझे ना एक लीगल इशू है, उसको कुछ सजेशन चाहिए था। अब जब मैंने उसका सजेशन बनाया तो मुझे लगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट लिखना शुरू किया। तो 2010 में असल में इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग की डॉक्यूमेंट कंपनी बनी, जिसको MLMDocuments.com कहते थे। अच्छा। क्योंकि उससे पहले तक प्रोफेशनल राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं थी जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम करती थी। अब उन दिनों उसको MLM कहते थे, अब डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। तो वो MLMDocuments.com बनी। ओके। वो जब शुरू किया तो उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया कंसल्टिंग का। अब जब मैंने शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि मैंने पिछला एक्सपीरियंस, जो 9 डिफरेंट डिवीजन थे, उनका मतलब क्या था लाइफ में। तो स्टीव जॉब्स की किताब है जॉइनिंग द डॉट्स बैकवर्ड, जो उनका एक सेशन है। उस दिन समझ में आया कि वो 9 चीजें मैंने क्यों सीखी, क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया मुझे और कुछ सीखने की किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ओके। और दिमाग में वो पहले था नहीं था। सारे डॉट कनेक्ट हो गए। सारे डॉट कनेक्ट हो गए। लवली।
तो लोगो बनाने से लेके, बिल निकालने से लेके, डिस्पैच से करने से लेके, वेबसाइट खड़े करने से ज्यादा, इनवॉइसिंग करने से, सेल्स मार्केटिंग करने, मुझे किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो तब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ लाइफ में स्ट्रगल हुई क्यों। फिर उसके बाद कंसल्टिंग का पीरियड शुरू हुआ जो पिछले 16 साल से चल रहा है। कंसल्टिंग की जर्नी में करते करते हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए। प्रोडक्ट बनाने के पीछे एक बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम सामने आती है, उसका सोल्यूशन बनाना है। कोई भी हमने सोल्यूशन वो नहीं बनाया कि हम फोर्स ही करते थे प्रॉब्लम। हम भी मानते थे इंडस्ट्री में सब कुछ अच्छा है, बट अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन बनाना है। पहली प्रॉब्लम समझ में आई, कंपनीज ग्रो क्यों नहीं कर रही, उनको लीगल और कंप्लायंस और एथिक्स का चैलेंज क्या है। करेक्ट। इसलिए पीपल बाइट इन्फोटेक कंसल्टिंग कंपनी बनी। दूसरी प्रॉब्लम समझ में आई परसेप्शन की, लोग हमारी इंडस्ट्री को ठीक क्यों नहीं समझ रहे, तो मैगजीन बनी डायरेक्ट सेलिंग टुडे। तीसरी परसेप्शन आई, अगर हम इंडस्ट्री हैं तो हम सेलिब्रेशन इकट्ठे क्यों नहीं करते, हम क्यों सब कुएं के मेंढक बन के अपनी अपनी सेलिब्रेशन करते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे क्या सेलिब्रेशन होती है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग टुडे अवार्ड बना। डॉक्टर्स डे होता है, इंजीनियर्स डे होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे नहीं होता, इसलिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे बना 26 अक्टूबर को, जिस दिन सरकार ने गाइडलाइन नोटिफाई की थी। डायरेक्ट सेलर को अपना प्रोफाइल नहीं मिलता, उसको किसी से बात करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग प्रोफाइल बना। लीगल लोगों को इकट्ठा लाना, एक प्लेटफॉर्म पे पैनल डिस्कशन के लिए प्रॉब्लम आती थी, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव बना। डिजिटल मार्केटिंग की फर्म कैसे डायरेक्ट सेलर्स सीख सकते हैं, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग मीडिया बना। सो पूरी जर्नी हमारी सिर्फ इसी बात पे रही कि जो डायरेक्ट सेलर हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट है, उनको जो सपोर्ट मिल सके वो हम दे सकें। सो अगर नटशेल में कहूं तो इंडस्ट्री, मेरा एक्सपीरियंस 4 पार्ट में रहा। पहला डायरेक्ट सेलिंग का, फिर उसके बाद रिसर्च करने का कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इंडस्ट्री में, फिर रिसर्च से पहले कहूंगा अवेयरनेस आने का कि प्रॉब्लम नाम की चीज है। सो पहले डायरेक्ट सेलिंग की, फिर उसके बाद अवेयर हुआ कि कोई प्रॉब्लम है, फिर रिसर्च की कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, और फिर एग्जीक्यूशन। तो पिछले 26 साल में ये 4 काम किए। टू समराइज, बस ये 4 कामों से पूरे 25-26 साल निकल गए। लेकिन आपके 25-26 साल का जो फायदा है, अगर सही तरीके से लोग उसको समझ पाए तो रियली में इस इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पे बहुत बड़ा किया जा सकता है। कुछ बातें हम इसके ऊपर करेंगे, लेकिन अब चूंकि आपने इंडस्ट्री की चर्चा की, आपने 25 साल आपने इस इंडस्ट्री के हर एंगल को बहुत अच्छे से देखा, मैं थोड़ा बहुत जानना चाहता हूं आपके बारे में, जो है आपके माध्यम से इस इंडस्ट्री के बारे में। वजह क्या है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है, जहां पे तुम जीतोगे तभी जब किसी को जिताओगे। मैंने अपना तो स्लोगन भी जिता के हम जीतेंगे लिखा है, अपने ग्रुप का जो स्लोगन डाला है। वजह क्या है राहुल सर की लोगों के दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही है, या अभी भी ये मार्केट लोगों के हिसाब से ये ग्रे ही है? रीजन क्या आपके हिसाब से? पहला सबसे बड़ा रीजन है कि लॉ 2021 में आया, तो टेक्निकली समझो तो 4-5 साल ही हुए हैं। तो 2021 से पहले तो ये इंडस्ट्री लीगल थी नहीं। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूर आया जिसने डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन किया, बट एक्चुअल काम 2021 में हुआ, कोविड के बाद। कोविड के बाद हुआ, यस। तो अगर आप समझे तो अगर 2021 से पहले लोग इस इंडस्ट्री को नेगेटिव समझते थे तो उनकी कोई गलती नहीं है। अगर हम भी शायद उस पीरियड में होते और हमें भी लगता है कि क्या ये इंडस्ट्री लीगल है, तो अगर हमारे पास आंसर नहीं होते तो हम भी यही समझते। सो पहला परसेप्शन तो देखो यहीं से ही आता है कि जब लीगल है नहीं, लीगल है नहीं। हाँ, लेकिन लोग ये भी भूल जाते थे कि ई कॉमर्स उस टाइम पे लीगल नहीं था, टेली मार्केटिंग भी लीगल नहीं था, वो सब भी 2019 के बाद ही बने। अब इंडस्ट्री के परसेप्शन नेगेटिव होने के पीछे काफी रीजन रहे होंगे। मैं 2-3 चीजें समझा। पहला, जब हम किसी को इस बिजनेस में इनवाइट करते हैं ना, हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हम सच बोल के लेकर आएंगे या झूठ बोल के। क्या बात है। हाँ, या झूठ शब्द ना बोलूं तो कहानी बना के लेकर आएंगे, स्टोरी बनाएंगे, और जो जितनी अच्छी स्टोरी बनाता है हम उसको उतना एडिफाई कर देते हैं। हमने उन लोगों को एडिफाई नहीं किया जो लोग सच बोल के लेकर आते थे, और हमने कहा ये लोग सिस्टम को नहीं समझ रहे, सिस्टम है कहानी बना के लेकर आने का। और मेरा हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती होगी हमसे। ओके, हमें ये समझना चाहिए था कि किसी को बुलाने में, सच बोल के लाने में कितनी देर लगती है। समझो अगर मैं आज आपसे बात करता हूं कि नागेश्वर भाई मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, उसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, उसमें टीम बनती है, उस टीम से पैसे आते हैं, उसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं या डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। आपका 40 मिनट चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, जब तक दोगे नहीं तब तक फोन करता रहूंगा। बोल दिया। आपके पास 3 ऑप्शन है, हाँ करोगे, ना करोगे, टालोगे। बस बस हाँ करोगे तो भी प्लान देखोगे,
ना करोगे तो हर वेडनेसडे 10 बजे फोन करूंगा, टालोगे तो भी फोन करूंगा। हाँ, तो आपके पास ऑप्शन बचा ही नहीं। ऑप्शन बचा You're नहीं। optionless, you have to give time. सो द क्वेश्चन हियर इज कि परसेप्शन वहीं से शुरू हुआ पहली बार। दूसरा परसेप्शन हुआ इनफ R&D ना होने का। सो हमने इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स कॉपी जरूर किए, हमने प्रोडक्ट जरूर कॉपी किए, जैसे समझो नोनी आया, एलोवेरा आया, स्पिरुलिना आया, ज्ञानोडर्मा आया, सीबकथॉर्न आया, सीबकथॉर्न चला गया, फिर मल्टीबेरी आया, फिर मल्टीबेरी के बाद सीबकथॉर्न आया। सो इनफ R&D नहीं हुई। सो सिमिलर लुक अलाइक प्रोडक्ट्स में भी लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू हुआ। तीसरा आई वुड से कि स्टेट में लॉस की मॉनिटरिंग अभी तक शुरू नहीं हुई। सो ये तीन चीजें अगर आप समझें, जो अगले 2-3 साल में मुझे लगता है सॉर्ट आउट हो जाएगा, सिवाय रिसर्च वर्क के अगर आप समझें, तो आई थिंक मोर और लेस 80-90% इंडस्ट्री की परसेप्शन ठीक हो जाएगी। हाँ, उसके बाद आपके खुद के एफर्ट्स हैं कि आप कितना रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लेके लॉन्च करते हैं। आप प्रोडक्ट के लिए प्लान चला रहे हैं या प्लान के लिए प्रोडक्ट चला रहे हैं, लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस को एक्चुअली 3 या 4 गुना होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ, उसके बाद जेन्युइनली और रिसर्च और R&D की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब यही पे मेरा दूसरा सवाल था कि अब चूंकि 2021 में एक तरीके से जो है लोगों के दिमाग में एक सिस्टम क्रिएट हुआ कि भाई हाँ चलो अभी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रही है। अगेन कोई भी जब सिस्टम बनता है तो उसको बनने में समय लगता है, राइट? और लेकिन चूंकि 2021 से पहले जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों के परसेप्शन में, लोगों के दिमाग में चूंकि था नहीं, तो करने वाले बहुत कुछ कर गए, राइट? अब जिसको बुरा अनुभव हुआ, वो एक व्यक्ति को अच्छा होता है तो शायद अपनी बातें नहीं करता है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर किसी को कुछ बुरा अनुभव हुआ है किसी भी चीज के बारे में तो पूरे गांव को, पूरे लोगों को बता देता है वो। शायद वो भी खामियाजा भुगतना पड़ा इस इंडस्ट्री को। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे है, चूंकि सरकार के बहुत करीब हैं और ऐसे लोगों के साथ आप सीधा काम करते हो जिनका ध्यान इस इंडस्ट्री के ऊपर है, और आज हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ताल कटोरा स्टेडियम में अच्छे अच्छे मंत्री भी जो कभी कतराते थे इसके बारे में बात करने से, अब आके स्टेज पे बातें कर रहे हैं। अब रुझान क्या है? लोग अभी जो फिलहाल ध्यान है सरकार का या गवर्नेंस से रिलेटेड जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के ऊपर लिए काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, अब किस दिशा में वो लोग मूव कर रहे हैं? आपका क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। एक है कि लोगों का रुझान, एक सरकार का रुझान। सरकार का रुझान, यस। अब लोगों के रुझान से समझो तो हम ये माइंडसेट समझते हैं जो 18 से 25 साल का बच्चा सोचता है। देखो, माइंडसेट वहीं से शुरू होता है, करियर वहीं से शुरू होता है। आज 18 से 25 साल का जो बच्चा है ना, वो ये सोचता है कि उसके पास बिजनेस करने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले उसके नाम पे D2C आता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस आता है, एफिलिएट आता है, फिर उसका ई-कॉमर्स आता है, फिर वो सोचता है कि सोशल मीडिया को कोई काम कर सकता है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। अब जब वो गूगल पे सर्च करता है तो उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो वो उसका ढूंढने का नजरिया या इस इंडस्ट्री के बारे में सर्च करने का नजरिया बदल जाता है। सो यहाँ पे मैं कहूंगा कि यंगस्टर्स को अगर हमें इन्वॉल्व करना है तो हमें अपना जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो ठीक करना होगा। अगर आप वो ठीक कर लेते हैं तो मेरे को लगता है about 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। अब दूसरी जो चैलेंज आता है कि गवर्नमेंट क्या सोचती है या इंडस्ट्री क्या सोचती है। देखो, गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का फ्यूचर है, तभी उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, डायरेक्ट सेलिंग रूल आया। डायरेक्ट सेलिंग रूल में सेक्शन 11 है जिसके अंदर स्टेट्स को मॉनिटरिंग कमेटी बनानी है, उनको रूल्स या गाइडलाइंस नोटिफाई करना है। फिर FSSAI की जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें डायरेक्ट सेलर का क्यों भी आता है। यानी पहले अगर आप 2011 से पहले 2021 से पहले कोई कहता था कि आप मेरे भाई को अपने साथ काम पे लगा लो, तो मैं उसको काम पे लगा लेता था अपने साथ बिना ये जिम्मेदारी जाने कि मैं एक्चुअली उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। पर आज मैं कर सकता हूं। सो अगर कोई मुझसे पूछता है लॉ आने के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या है कि मेरी जिम्मेदारी लेने की पावर है अब। वेरी ट्रू। उससे पहले मैं इमोशनल था, अब मैं एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। तो इस बिजनेस का फ्यूचर है, तभी गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस है, तभी गवर्नमेंट इसके ऊपर सारे लॉज लेकर आ रही है। और मेरा मानना है कि हर डायरेक्ट सेलर को ना एक PDF अपने पास रखना चाहिए जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जहां पे डायरेक्ट सेलिंग लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, स्टेट का लॉ जिसमें केरल या मिजोरम का वो रख सकता है अपने पास, और चौथा FSSAI का एक छोटा सा PDF बना के रख लो। कोई पूछे सर कि बिजनेस कैसा है, फटाफट PDF भेजने का। अच्छा, सिंपल तरीका, किसी को बताने की जरूरत क्या है कि ये है वो है, यहाँ जाओ वो जाओ, ये लो सर अभी हाथों हाथ पकड़ो ना। तीसरा क्वेश्चन है दूसरी इंडस्ट्रीज हमारे बारे में क्या सोचती हैं। एग्जैक्टली। अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट से बात करें तो उनके 5-6 तरीके होते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने के। वो इंस्टीट्यूशनल सेल्स करेंगे, जनरल ट्रेड करेंगे, मॉडर्न ट्रेड करेंगे, D2C करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। या
अब वो एक्चुअली में इवेल्युएट जरूर करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक मॉडल है, नॉट डिपेंडिंग कि उनका मॉडल क्या है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो क्या देख रहे हैं। मैंने जो कैलकुलेट किया है और मैंने जो कॉर्पोरेट से इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, टिल अबाउट 2000 करोड़ आई वुड फील कि डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एक्चुअली सबसे कम है। वेरी ट्रू। अब लेकिन अगर आपके पास 10,000 करोड़ का बिजनेस करना है या 50,000 करोड़ का बिजनेस करना है, तो आपको फिर जनरल ट्रेड भी जाना चाहिए। अगर आपके पास उससे ज्यादा बजट है तो आप मॉडर्न ट्रेड में भी जाएं, जनरल ट्रेड में भी जाएं। सो कॉर्पोरेट्स के लिए तो वो बिजनेस है। तो आप ये वैल्यूएट कर लीजिए कि आपको कौन सा बजट है, क्या कस्टमर है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे कितनी मेहनत लगती है और कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग आप क्या खर्च कर सकते हैं। तो जितने भी कॉर्पोरेट्स आज की डेट में जिनको हम जानते हैं, जिनको हम कंसल्ट करते हैं, उनके यहाँ कॉस्ट बेनिफिट शीट जो बनती है उसमें सारे बिजनेसेस लिखे जाते हैं। ओके। उसमें डायरेक्ट सेलिंग भी है, उसमें कंपेयर कर लेते हैं कि अच्छा अगर ये बिजनेस 1000 करोड़ का टर्नओवर एक्सपेक्टेड है तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को भी वैल्यूएट कर लो। वेरी नाइस। सो ये अंडरस्टैंडिंग अब सब जगह है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, सरकार बहुत पॉजिटिव है, दूसरी इंडस्ट्रीज इसको इवैल्यूएट कर रही हैं। यंगस्टर्स को इवैल्यूएट करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा ऑनलाइन में ठीक करना पड़ेगा। ग्रेट। सो आपने वैसे इंटरनेशनल कंपनियों के साथ भी आप काम कर चुके हैं, तो क्या फर्क आपको लग रहा है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उस लिहाज से भी मैं देखूं तो क्या लग रहा है, फर्क क्या है? जैसे यूएस है या और भी डेवलप कंट्री है जहां पे डायरेक्ट सेलिंग किया जा रहा है, और इंडिया में? आई थिंक इंडियन लॉज एक्चुअली बेटर हैं। आई थिंक ओनली कंट्री जिसका डायरेक्ट सेलिंग का लॉ मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इंडिया से बेटर हो सकता है, तो शायद वो आई वुड से नेपाल का है। इज इट? आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें। एक बड़ा डमी फ्रॉड करने का तरीका है कि मैं एक ई-कॉमर्स का पोर्टल चलाता हूं, उस पोर्टल में कहता हूं कि आप $50 $100 का मेरे से एंट्री फी ले लीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट जितने उस पोर्टल में अवेलेबल हैं उस सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। राइट। नाउ लीगली यूरोप और यूएस में ऐसी बहुत कंपनी है, बट आप देखो तो टेक्निकली जब आप $50 $100 दे रहे हो, आपको बेनिफिट तो कुछ मिलता नहीं है। तो एक्चुअली हुआ क्या, $100 का $100 घूमना शुरू हो जाएगा, वो मनी सर्कुलेशन हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर भी बैन कर रखा है। ओके। ट्रेडमार्क का जो लॉ इंडिया में है, जिसके अंदर ओनर, होल्डर और लाइसेंसी का जो इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है या जो डिक्लेरेशन दे रखा है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इम्प्लीकेशन है उस स्टेटमेंट का। ऑलमोस्ट अबाउट 90% या आई वुड से 100% जो लोग ब्रांड्स के नाम पे फ्रॉड करना चाहते थे वो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम्युनिकेट नहीं हो रही है। अब जैसे गवर्नमेंट ने कहा के पास हम गए, हमें कहा जी क्रिप्टो की प्रॉब्लम है, फॉरेक्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रिप्टो के लोग, फॉरेक्स के लोग दिखाते हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग में है। तो सरकार ने वो लॉ लिया है। अब वो केरल ने भी निकाल दिया, अब मिजोरम ने भी निकाल दिया। अब किसी ने कहा कि सर कंपनी में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होती हैं, तो वो आपकी मिजोरम सरकार ने निकाल दिया। किसी ने कहा कि सर सरकार, जो लोग हैं ना कम पेड अप कैपिटल से काम करते हैं, कोई भी चुंटू चूरन कहीं से भी खोल देता है, चलो जी केरल सरकार ने उसका पेड अप कैपिटल बढ़ा दिया। अब किसी ने कहा कि सर एफएससीआई के प्रोडक्ट के अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है, पता नहीं चलता क्वालिटी है क्या है, तमिलनाडु सरकार ने और सीरियसली एफएससीआई पे इम्प्लीकेशन कर दी। तो क्वेश्चन क्या है कि जो सरकार काम कर रही है ना, असल में हम नीचे अपनी टीम को समझा ही नहीं पा रहे, क्योंकि जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और ना ही लेने का तरीका है। जब आप किसको कहोगे कि नहीं कंप्लायंस और लीगल एथिक्स की क्लास होने जा रही है ना, सब के सब अपने कान पे एयरपोर्ट लगा लेते हैं कि अब ये 2 घंटे के लिए सोना है। जबकि मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का सक्सेस का एक ही लॉजिक है, डुप्लीकेशन। अब आप डुप्लीकेट करोगे क्या? मैं अगर बहुत बड़ा अच्छा स्पीकर हूं और मैं इंजीनियर हूं, तो क्या मेरा कंटेंट डुप्लीकेट करोगे? या एक इंसान जो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है और वो महाभारत के ऊपर एक बड़ा अच्छा थीम बनाता है, आप उसको फॉलो अप करोगे? आप करोगे किसको? मैं किसान हूं, मैं किसान को फॉलो करूंगा। इफेक्टिव डुप्लीकेशन ना होने का कारण है क्योंकि उसमें कंप्लायंस, लीगल एथिक्स का बेस नहीं है। देखो, पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। आज गुजरात में हम बैठे हैं, शायद हम कुछ बोलें जो तमिलनाडु में होगा वो नहीं होगा, या मिजोरम में कुछ और होगा, हो सकता है जम्मू में कोई कुछ और हो। लेकिन अगर आपकी डुप्लीकेशन लॉ के ऊपर है ना, तो एक्चुअली क्लैरिटी हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, लखनऊ के पास एक जगह है सुल्तानपुर, जहाँ पे एक छोटी सी केस की प्रॉब्लम आई। बंदा कहता है कि सर मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ, मेरे से 5,000 रुपए लिए गए। अच्छा। पुलिस वाला कहता है कि सर आपके साथ हुआ क्या, ये बताओ। कह रहे सर मेरे यहाँ पे एक बंदा प्लान दिखाने आया, वो कहता है कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करता हूँ और आपने इस कंपनी में काम करना है, आपको 5,000 रुपए दे के प्रोडक्ट मिलने हैं। उसकी जो अपलाइन साथ में गई थी वो कहती मैं नेटवर्क मार्केटियर हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बनाता हूँ लोगों का, और आपने 5,000 रुपए इनको देने हैं। कंपनी के ब्रोशर में क्या लिखा हुआ था कि वो डायरेक्ट सेलिंग करती है।
अब उस पुलिस वाले ने कहा कि तुम तीनों ही गलत बोलते हो। अब वो तीनों ये सोच रहे हमने क्या गलत किया। अब होना क्या चाहिए था कि एक्चुअल में तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द कहाँ से आता है? वो आता है क्योंकि हम पुराने स्कूल पढ़े हुए हैं, 1999 2000 वाले पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सही जी। अब उन शब्दों को यूज करने का मतलब क्या है? बट कोई भी बिजनेस जो लीडरशिप है ना, वो इन शब्दों को निकाल नहीं पा रही और वो डायरेक्ट सेलिंग को एक्सेप्ट नहीं करा पा रही। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चेंज यहीं से आना शुरू हो। तो अगर आप समझो आप वो बंदे हो जो के साथ तीनों ये मिलने आए थे, अब आप इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचोगे? ऑब्वियस सी बात है। तो आपका जो क्वेश्चन है परसेप्शन का, कंफ्यूज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या सोचूंगा? तो मैं आप ये सोचोगे कि यार एक ही कंपनी है, 3 कंपनी है, पता नहीं कोई बाहर से है, क्या नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। यहीं से परसेप्शन खराब हो गई। जबकि करना क्या चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, खत्म बात। जो लॉ में है वो बोलने का, बस उसके अलावा करने की जरूरत क्या है? सच बोलने में 1 ही मिनट लगता है, कहानी बनाने में 4 दिन लगते हैं। बातों में आप एक चीज बोला आपने कि 2021 के बाद में थोड़ा लोगों की जो मानसिकता इसके लिए बदल रही है, और आपने एक चीज और बोला कि 3 से 4 गुना होने में वक्त नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखो, मोटा माटी समझो तो 2-1 करोड़ के आसपास मुझे लगता है डायरेक्ट सेलर हैं। ओके। अभी हमने जो लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट निकाली, मैं उसकी कॉपी आपको भेजूंगा और आप लोग इनके आप अपने चैनल पे शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आई डू दैट। इंडिया में करीबन 1555 कंपनीज को हमने रिसर्च किया, जिनमें से करीबन 975 कंपनीज थी जो प्राइवेट लिमिटेड थी। 975 कंपनीज में 273 कंपनीज हैं जो टाइमली बैलेंस शीट भरती हैं। तो ये 273 कंपनीज टर्नओवर कितना करती हैं? 23,000 करोड़ का। अच्छा। यानी कि अगर आप 2 करोड़ लोग समझो तो इफेक्टिवली आप समझो तो 1000 रुपए पर मंथ का आसपास का परचेज है। यानी कि अगर मुझे 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करना है इसी सेम सेट ऑफ लोग से, तो मुझे सिर्फ 4,000 पे लेकर आना है। बिना कुछ किए मैं एक्चुअली 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाता हूं। वाओ। अब अगर ये 2000 से 4000 नंबर हो जाता है तो 2000 एवरेज परचेज के ऊपर भी मैं 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाता हूं। तो मेरा मानना यह कि 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री तो ये ऐसे ही बन जानी चाहिए, शुरुआत इसके बाद होनी चाहिए। क्या बात है, मतलब शुरुआत से ही, मतलब जो 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री ये बन सकती है 100%। दूसरा, हमें ना ये इंडस्ट्री दिखानी नहीं आती। स्विगी, जोमेटो, ओला है, इनके राइडर्स ट्रैवल करते हैं। इन्होंने सरकार में एक पिटीशन दी कि हम हिंदुस्तान की जनता का 1% है जो हम ये काम करते हैं, राइडर्स। सरकार को लगा यार ये तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। अब उनके लिए क्या हुआ, उनको कर्नाटका सरकार ने और राजस्थान सरकार ने उनके लिए बड़े लॉ बनाए, जिसमें 5 लाख की और या 10 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस भी थी। हमारे साथ समझो क्या, हम 2 करोड़ हैं, लेकिन हम बात कैसे करते हैं कि हम भी ना भारत की जनसंख्या का 1% है। अब अगर उसको मैं चेंज करूं, भारत में काम करने के 2 तरीके हैं, कृषि और एक नॉन कृषि, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर का 2 करोड़ निकाल के देखो तो हम कहाँ आते हैं? हम 6.5% पे आते हैं। तो अगर मैं हिंदुस्तान में ये बोलूं कि मैं 6.5% वर्किंग लोगों की पॉपुलेशन का काउंट हूं ना, नजरिया बदल गया। क्या बात है जी। और इससे इंटरेस्टिंग बात बोलूं कि इंडिया में हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर वालों से ज्यादा हैं। अच्छा। तो IT-ITS इंडस्ट्री से हम ज्यादा हैं। अब अगर कोई सॉफ्टवेयर वाला मुझे कहता है कि हम ये हैं, और कोई फादर आके कहते हैं मेरी बेटी ये लाइन करना चाहती है क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं कर रहा, मैं कहता हूं जी आप अपनी बेटी को जहां कराना चाहते हैं कराएं, सब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, लेकिन हम इतने हैं। अब ये बात हमारी लीडरशिप जो है ना वो नीचे बताती नहीं है। अब ये बात नीचे नहीं जाती तो मेरा कॉन्फिडेंस समझो, जब मैं किसी हॉस्पिटल वाले बंदे से मिल रहा हूँ या हॉस्पिटैलिटी चेन वाले बंदे से मिल रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर वाले से मिल रहा हूँ, IT इंडस्ट्री वाले से मिल रहा हूँ, तो मुझे लगा यार ये लोग बड़े हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। बराबर। आपको अगर ऐसे डायरेक्ट सेलर पता हो कि आप कहाँ पे हो ना, तो आप उसका आंसर वहीं खत्म कर सकते हो। 1 मिनट लगता है सच बोलने में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आप किसी डायरेक्ट सेलर से ये पूछें क्या सरकार आपको जानती है? सरकार आपको जानती है, प्रोबेबली जवाब होगा मतलब नहीं, बिकॉज अब अभी का जो समय 100% 21 के बाद में यस बोल सकते हैं। सो आप समझो अभी आपको ये आंसर देने में 1 मिनट लग रहा है, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, नहीं क्लैरिटी दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। और इसके बाद आप समझो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या डायरेक्ट सेलर की औकात है हिंदुस्तान में, क्या आंसर होगा?
अगेन अब किसकी नजरों में है, शायद इसके ऊपर डिपेंड करता है, औकात किसकी नजरों में। आप समझो जब डायरेक्ट सेलर को ये नहीं पता कि उसकी वैल्यू है तो वो डायरेक्ट सेलिंग करेगा क्यों? एग्री। अब मैं इसके साथ आपको क्वेश्चन कंटिन्यू रखता हूँ। हाँ, एलियन देखा आपने? एलियन उसके बारे में मतलब सुना है ना? हाँ, कभी देखा नहीं है? लाइव नहीं, टीवी पे ऑफ कोर्स। टीवी पे देखा है। कोई पिक्चर भी देखी होगी जिसमें एलियन आता है? हाँ। कोई क्लोजेस्ट पिक्चर जो याद आ रहा हो जिसमें एलियन का चेहरा याद आ रहा हो? वो ऋतिक की को मूवी थी ना, ऋतिक की मूवी थी ना, हाँ, वो जादू करके जादू थी, वाला, हाँ, है ना? हाँ, अब समझो आपने एलियन देखा नहीं, लेकिन बात करते करते आपके चेहरे पे स्माइल भी थी, हाँ, आपके चेहरे पे रिलेशनशिप भी थे और फिगर आउट हो रहा था कि हाँ कुछ होगा। हाँ जी। जब मैंने डायरेक्ट सेलर का बैठा तो आपको कंफ्यूजन थी। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पूरा डायरेक्ट सेलिंग लॉ बना ही इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट सेलर है। कंपनीज के लिए तो वैसे ही 50 लॉ हैं, कंज्यूमर के लिए वैसे पूरा एक्ट है, फिर डायरेक्ट सेलर के लिए डायरेक्ट सेलिंग लॉ बनना था तभी तो बना है। वेरी ट्रू। एक्चुअल में सरकार आपको जानती है, आप ही अपने आप को नहीं जानते। सरकार ये जानती है कि डायरेक्ट सेलर हैं, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो रिटेल करते हैं, वो टीम बनाते हैं, उनको कमीशंस मिलती है, उनका टीडीएस पे होता है। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आपको समझना है, प्लीज। अब आप समझो कि अब अगर एक डायरेक्ट सेलर को ये बताओ कि उसकी वैल्यू है सरकार में, वो एक्चुअली में जाना जाता है, पहचाना जाता है। परसेप्शन जो है ना, वो एक्चुअली दोनों ताली जो है ना, दोनों हाथ से बजती है। आज मैंने अपनी परसेप्शन इंप्रूव कर ली ना कि मैं काम ठीक कर रहा हूं, मुझे सरकार जानती है, मैं लीगल हूं, मेरी वैल्यू है, मेरी वैल्यू आईटी वालों से ज्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर। यकीन मानना, मुझे दुनिया को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कोई मुझसे पूछता है ना इस इंडस्ट्री की परसेप्शन अच्छी क्यों नहीं है, मैं सीधा कहता हूं मुझे तो कोई मिला नहीं। वेरी ट्रू। क्योंकि मैं ढूंढ ही नहीं रहा। वेरी ट्रू। जब मुझे तो सभी अच्छे मिलते हैं। हाँ, जो मैं देखूंगा दुनिया वही देखेगी, जथा दृष्टि तथा सृष्टि। सही बात। तो अगर इस सेशन को कोई भी देख रहा हो ना, तो उसको ये जरूर करना चाहिए कि अपने हाथ में दो चीजें रखें। एक, सरकार ने डायरेक्ट सेलर्स के लिए ही लॉ बनाया है। दूसरा, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग शब्द इस्तेमाल करें, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग शब्द इस्तेमाल ना करें। खत्म कर दो इसको। इनफैक्ट एक शब्द और छोड़ दो अगर छोड़ सकते हैं तो, एफिलिएट। एक हिंदुस्तान में ना एक बड़े समझदार ग्रुप बन गए हैं लोगों के, लीडर्स के, जिनको बड़े ही अच्छे शब्द मिल गए आज की डेट में। एफिलिएट मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, सूडो मार्केटिंग, पता नहीं क्या शब्द कहां से उठा के ले आते हैं। बिल्कुल सही है। मेरा क्वेश्चन है, हेल्थ क्या एफिलिएट इंडिया में लीगल है? कहां पे लिखा है एफिलिएट मार्केटिंग है? कोई नहीं उसका, तो फिर क्यों बोलना है? आपको जी नहीं, बोलचाल की दुनिया में है, आम भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, अमेज़न करता है, ये करता है, वो करता है। अरे वो करते हैं, खत्म करो ना यार। आपको उससे क्या मतलब है? आपके लिए लॉ बना, पहली कम्युनिटी हिंदुस्तान के लिए जिसके लिए लॉ बन रहा है, जिसके लिए सारे स्टेट लॉ बना रहे हैं, जिसके लिए एफएससीआई ने एक पूरा कॉलम क्रिएट कर दिया, काइंड ऑफ बिजनेस में आप डायरेक्ट सेलर चूज कर सकते हो। और हमें डाउट रहता है कि पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, मतलब आंख हमारी बंद थी और हमें लगा कि आसमान में आज सूरज उगा ही नहीं। बिल्कुल। सही बात है। जानकारी हमें नहीं, अवेयरनेस हमें नहीं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची है, या हम लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे। और हम वहीं बैठ के हुए, हाँ साहब दबाने के 4 लोगों ने ये बोला है तो ये सही ही होगा। हाँ, उस परसेप्शन में हम जी रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ऐसे में जब हम फील्ड पे उतरते हैं, जब 1 ने बोला, 2 ने बोला, 3 ने बोला, 4 ने बोला, क्योंकि हम अवेयरनेस लेने में बिलीव नहीं करते हैं, हम ट्रेनिंग लेने में बिलीव नहीं करते, और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं पैसा कमाने की, उसकी नहीं कि जो मार्केट के सवाल है, उसकी नहीं कि जो मार्केट में जो निगेटिविटी फैली है लोगों के दिमाग के अंदर, हम उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहे, हम सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हमें कमीशन हमारा कैसे बढ़ जाए। असल में मेरे को वो भी समझ नहीं आता नागेश्वर भाई कि अब अगर मैंने पैसा कमाना है तो पहला स्टेप तो यही कि लोग मुझसे 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे, आप कौन, कंपनी कौन और इंडस्ट्री कौन। वेरी ट्रू। वो 3 ही क्वेश्चन है बस। तो जब आपको इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं है, वहीं से कनेक्ट करता है। जब आपको इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं है कि वो लीगल है नहीं है, आप लीगल हो के नहीं है, बाकी सब तो क्वेश्चन ही छोड़ दो ना। डायरेक्ट सेल्स ना, सेल्स पे रिलेटेड, और सेल्स का मैंने अभी रिसेंटली किताब लिखी, अमेज़न बेस्ट सेलर भी गई। मुझे लगता है ना राहुल भाई, जो सेल्स वर्ड है ना, ये कन्विक्शन से आता है। जब कन्विंस तुम खुद ही नहीं हो, अगर अपनी चीजों को लेके, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसको लेके, या तुम्हारे दिमाग में अगर वो चीजें क्रिएट हो रही है, बिकॉज कहते हैं कि आदमी जो सुनता है, जो देखता है, जो महसूस करता है, एक दिन उसकी वो रियलिटी बन जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब उसका इम्पैक्ट तो लोगों के दिमाग में पड़ेगा ही पड़ेगा।
अच्छा, मेरा थोड़ा इसमें डिफरेंस व्यू है नागेश्वर भाई। ओके, या ये समझो कि मैंने जब टीम संभाली तो मेरी टीम में बहुत वेरिड लोग थे। तो उसमें गांव के लोग भी थे, शहर के भी थे, मिक्स क्राउड था। अच्छा, मैं खुद तो पढ़ा लिखा था, मैं तो खुद जॉब करता था। यस यस, मुझे सेल्स में इशू नहीं था। मुझे लगता नहीं था सेल्स कुछ ऐसी चीज है जिसको सीखना पड़ता है। सब ये तो नेसेसिटी है, मतलब इसके बगैर क्या, इसके बगैर क्या, ये नहीं तो क्या, मतलब ये तो इसके बगैर कोई ऑप्शन भी है लाइफ में। मैं तो ये नहीं समझ पाया था। सही बात है। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि कई लोग ऐसे नहीं सोचते। अब जब मैंने एक्चुअली इसके ऊपर रिसर्च करी तो मुझे ये चीज समझ में आया कि असल में ना सेल्स जो है टेक्निकली आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। सो देयर इज अ स्टडीज इन यूएस, देयर 4 यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग पेंसिल्वेनिया, इंक्लूडिंग स्ट्रैटसबर्ग, इंक्लूडिंग हार्वर्ड। एक्चुअली जो सेल्स है ना वो कन्विक्शन या से नहीं आता। आप एक्चुअली किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। सेल्स इज एक्चुअली अ फिनोमेना ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन। तो मैं जब किसी गांव में लेडीज को बात करता था ना, मैं कहता था कि बहन जी अब समझो सेल्स करनी है ना। कह रहे हाँ। मैंने कहा मेरे से नहीं होगी, आप भी मत करो। तो कह रहे भैया क्या, अगर नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे आएगा। मैंने कहा चलो समझो, पूरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सिर्फ एक ही चीज है, 3I। किसी को इन्वाइट करना है, कुछ इन्फॉर्म करना है और कुछ इंप्रूव करना है। इससे ज्यादा तो नहीं है। सही बात है। 3 मिनट में बिजनेस खत्म। अब इन्वाइट करना है, सच बोलना है या कहानी बनानी है, वो आपकी चॉइस। सच बोलोगे 1 मिनट है, कहानी बनाओगे टाइम नहीं खत्म होगा। अब इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म करने में पूरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 5 ही चीज होती है, प्लान, प्रोडक्ट, पॉलिसी, प्लेटफॉर्म और पर्सनल स्टोरी। इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, 5 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन होते हैं। पूरा बिजनेस में 15 प्रोबेबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं है। तो कहती भैया ये बात तो ठीक है। अब इंप्रूव जो तीसरा पार्ट है ये कि जब इसमें गलती करोगे तो सीखोगे कैसे, वो इंप्रूवमेंट है। तो मैंने कहा नहीं, हाय तौबा मत बचाओ। अब 3 चीजों को नहीं समझ में आएगा। आप किसी को प्लान समझाना नहीं आएगा, किसी को प्रोडक्ट नहीं आएगा, किसी को कंपनी की पॉलिसी समझ नहीं आएगी, कंपनी का प्लेटफॉर्म समझ नहीं आएगा, या अपनी स्टोरी बताना नहीं आएगी। अब क्या करने का, यहां से इंफॉर्मेशन लेने का और देने का। कह रहे मतलब, मैंने कहा कुरियर का काम देखा, पैसेंजर का। कह रहे हाँ। मैंने कहा नहीं, ये तो अपने पति को देखो। पति क्या करता है, बीवी की बात सुनता है, माँ को बताता है, माँ की सुनता है, बीवी को बताता है, दोनों को एक कमरे में नहीं बताता। कह रही हाँ भैया समझ में आ गया। तो अभी क्या करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन लोड दे दो, प्लान की 3 चीजें लोड दे दो। अब इसमें कौन सा साइंस है। टमाटर कैसे कटना है और कैसे बनना है, यहां से सास से सीखा, माँ से सीखा, बना लो। तो जो ये तरीका मैंने समझा, मैंने को लगा कि इससे ना, पहले तो एक मैंने उनको जो डर और वहम था वो हटाया, दूसरा उनको इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्रोसेस किया। अच्छा, जैसे उनका ये मेंटल ब्लॉक कम हुआ कि मेरे को बेचना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है, तो सारी चीजें खत्म हो गई। कह रहे अच्छा बता तो हम सब लेते हैं। मैंने कहा अपने बेटे को बताते हो ना कि पढ़ाई कैसे करनी है। कह रहे हाँ। मैंने खुद पढ़ाई है कभी। कह रहे नहीं, फिर कैसे बताते हो। कि टीचर कहती है कि अपने बेटे को बोला करो 4 से 6 ट्यूशन पढ़ा करे। तो मैंने कहा साइंस पढ़ाती है अपने बच्चे को। कह रही नहीं, फिर क्यों बोलती है साइंस पढ़, क्योंकि आपने लिया और दे दिया, खत्म बात। इतना क्या दिमाग लगाना। अब मजेदार बात यह है भाभी, जो दीदी उनको मैं कहता था कि ना, जो जितनी ज्यादा देता है ना वो एक्चुअली सेल्स पर्सन अच्छा बन जाता है। राइट। क्योंकि अब आप में और मेरे में एक तो फर्क है कि मैं आपको समझा रहा हूं, आप मुझे क्यों नहीं समझा रहे। कह रही हाँ भैया ये तो है। मैंने कहा क्योंकि मैं रोज ले रहा हूँ और रोज दे रहा हूँ। अब आप भी ऐसा करना शुरू कर दो। कह रही हाँ भैया ये सिंपल बात है। मैंने 11 से 1 का टाइम है ना, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते। कह रहे हाँ, 4 लोगों को पकड़ो, कहने की इन्फॉर्मेशन देनी है, मत बोलो बेचना है। और एक्चुअली में जो एक पूरी टीम थी जो गांव देहात से आती थी, गोरखपुर, सोनौली बॉर्डर, नरकटियागंज, शिवान वाला जो एरिया था, मैं आपको बता सकता हूँ इससे ज्यादा कभी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। 6 घंटे की ट्रेनिंग में 4 घंटे खाना खाते थे, 2 घंटे बात करते थे। ओके। क्योंकि मेरा मानना यह था कि जो चीज मेंटल ब्लॉक से कनेक्ट कर जाए उसको सिखाने में मेहनत नहीं करनी चाहिए। अब उसको सिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, उनको कोई ना कोई कंटेंट की कहानी सुनाऊंगा। पूरे वर्ल्ड में कंटेंट जो है, इंडिया में जो कंटेंट है वो 3 तरीके से है। गीता, महाभारत, रामायण उठा लो, तेंदुलकर, अंबानी इनकी स्टोरी उठा लो, या सिलिकॉन वैली की स्टोरी सुना लो। इन 3 में पूरा कंटेंट है इंस्टाग्राम का। बिल्कुल सही बात है। इनमें से कोई अलग नहीं है। अब बस फर्क ये हो गया कि स्टीव जॉब को छोड़ के लोगों ने एलन मस्क को पकड़ लिया। बेचारे की पता नहीं क्या गलती थी, आज तक समझ में नहीं आई कि हर कहानी का हीरो बन गया वो।
तो जब सेकंड लेवल आता है, जब कोई बहुत ज्ञान ले लेता है, मैं कहता हूँ अब आप इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक उठा लो। अच्छा, हाँ, इन तीनों से ज्यादा कुछ नहीं है, सारे एग्जांपल इसी में समझ आएंगे। सब इसी में ही है। 99% आप देख लो, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करो चैट जीपीटी में, राइट। चैट जीपीटी 5 पेड लो, खत्म करो, उसमें डालो कि इंडिया के 3 मोस्ट सेलेबल कंटेंट, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अंबानी, अमिताभ बच्चन, इनकी स्टोरीज हैं, बस खत्म। हाँ, पहले लता मंगेशकर जी की होती थी हमारे टाइम पे, वो भी खत्म हो गई, खत्म हो गई अभी। पीटी उषा होती थी, अब लोग पूछते हैं पीटी उषा कौन है। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं आपने इसको अगर मैं एक वर्ड में समराइज करूं, सेलिंग इज टेलिंग। बिल्कुल, पिक एंड गिव, बस। और ये हमें समझना जरूरी है। अब चलिए एक और पॉइंट पे जाते हैं। तो हम इसको एक फ्लो में हम रख रहे हैं पूरे अपने इस पॉडकास्ट को। तो हमने बात कर ली डायरेक्ट सेलिंग की, हमने बात कर ली सरकार की नज़र अभी किस तरीके से है, आप नज़र में हो या नहीं हो सरकार की, बहुत बड़ा चीज़ आपने क्लियर किया। हमने बात की सेल्स की। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अलग अलग तरीके से अभी मार्केट में सेल्स हैं, जैसे डायरेक्ट सेल्स है, इनडायरेक्ट सेल्स है, तो यूजिंग जो है जिस तरीके से अमेजॉन एक स्टाइल में कर रहा है, बाकी कंपनियां एक स्टाइल में कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो लोग अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा जो लॉजिक है, या तो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, या तो वो लोगों के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करके उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जैसे उबर ओला ले लो, या फिर भाई बंदा खड़ा रहता था उसको उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया, तो जो ड्राइविंग कर रहा है उसका भी फायदा हो गया, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उसका भी फायदा हो गया, और जो बंदा चल रहा है जा रहा है उसका भी फायदा हो गया। इस पे आपका क्या कहना है? कि देखो, आपका क्वेश्चन ये है कि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, हाँ, अब टाइम में 2 तरीके के स्किल हैं जो आपको चाहिए। तो वन इज कम्युनिकेशन एंड अदर इज टेक्नोलॉजी। राइट। मेरे हिसाब से अनदर 2 years डाउन द लाइन या 1 year डाउन द लाइन, या तो आप कम्युनिकेशन के मास्टर होंगे या टेक्नोलॉजी के, ओके, तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, कम्युनिकेशन के नहीं है, तो भी आप फेल है, और आप कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, टेक्नोलॉजी के नहीं है, तो भी फेल होंगे। ओके। और इनके बीच वाले तो बिल्कुल फेल हैं। अच्छा, वो उनको तो डिब्बा बंद करके ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आगे क्या करेंगे। अगर आप बोल नहीं सकते हो, टेक्नोलॉजी में नहीं हो। ओके। नाउ कोई भी ऐसा मॉडल, कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर कर दो आप। कम्युनिकेशन अगर आपको अपनी बात बोलना आती है, ओके, अच्छा, समझदार आदमी कौन होता है? सो देयर इज अ वेरी ओल्ड सेइंग कि वाइस आदमी को डेफिनेशन, मेरे ख्याल से इजिप्ट की एक बहुत बड़ी सेइंग है ये, समझदार आदमी वो होता है जो हर तरीके के लोगों के साथ हर तरीके के माहौल में बात कर सकता है, जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही है। सो जो लोग ये कर सकते हैं, किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, यही फर्क रह गया है। दोनों का कंबाइन करोगे आप किंग में करो। बिल्कुल सही बात है। ऊपर नीचे है तो भी सर्वाइव कर जाओगे, बीच वाले तो खत्म है। नाउ जो प्लेटफॉर्म्स बनते हैं आज की डेट में, जहां पे विन 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 सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जो आपका बड़ा फेमस सेइंग भी है, देखो आज की डेट में ना कोई एक कहे कि मैं जीतूं तो नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। कस्टमर स्मार्ट था पहले, आज की डेट में कस्टमर ओवर स्मार्ट है। कस्टमर ओवर स्मार्ट है, सही बात। ठीक है, कस्टमर को पता है कि उसको अपना हक कैसे लेना है। प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाले को ये भी पता है कि मुझे एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए और मुझे कस्टमर चाहिए। अब तीनों को खेलना पड़ेगा, तीनों को जीतना पड़ेगा। ऐसे प्लेटफॉर्म ग्रोथ जल्दी कर रहे हैं क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है, मल्टीप्लिकेशन आसान है, इंक्रीमेंटल आसान है। मैं ओला उबर की बात कर रहे थे आप, जैसे वी वर्क है, को वर्किंग स्पेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब उनकी स्टोरी सुनो तो इतनी इंस्पिरेशनल है कि किस तरीके से मतलब काम कर लिया। सही है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मॉडल, और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग मॉडल है। तो अगर आप अपने टाइम से निकाल के ऐसे कोई मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, या आप ऐसे किसी मॉडल में हैं, तो आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब बातें हम थोड़ी बहुत लीडरशिप की कर लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेल्स बिजनेस के अंदर पूरा जो गेम मुझे लगता है, बिकॉज कंपनी अगर मान लीजिए अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, सप्लाई चेन उनका अच्छा है, सारी चीजें अच्छा है, तो जो ग्रुप का डेवलपमेंट होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं लीडर प्ले करता है। 25 सालों का अनुभव है, हजारों लीडरों से मिले हो, कंसल्टिंग किए हो, क्या क्वालिटी लीडरों के अंदर होनी चाहिए इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, या जो आपने खास क्वालिटी जो सक्सेसफुल लीडर है उनके अंदर आपने देखी है? जो भी मैंने सक्सेसफुल लीडर देखे, उनमें एक खासियत थी कि वो अपना चेक ना, अपना अवार्ड सबसे ऊपर रखते थे। अच्छा।
बिना बोले, बिना उसको विजिबल किए, लेकिन वो सबसे टॉप परफॉर्मर होते थे, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि अगर आज मुझे किसी को सिखाना है ना, तो मुझे अपना सक्सेस तो ऊपर रखना है। दूसरा, वो कभी भी किसी भी मीटिंग में सबसे लास्ट में बोलते थे। अच्छा। जिनको मैं इंस्पायर हूं, जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूं, मैंने उनको नोट किया कि जब सुनने का टाइम आता है वो सबसे लास्ट में सुनते हैं और लास्ट तक सुनते रहते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं। एक, वो सबको मान सम्मान दे रहे हैं, और दूसरा, वो समराइज कर सकते थे पूरी मीटिंग को इकट्ठे, और उसका इम्पैक्ट कंट्रोल करते थे। इनफैक्ट हम एक ऐसी मीटिंग्स में जाते थे जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से थी, वो इंडिया से नहीं थी। अच्छा। वहां पे वो 3 दिन की मीटिंग चलती थी जिसमें ग्लोबल हेड्स आते थे, और 3 दिन तक वो एमडी साहब एक्चुअली में बोलते भी नहीं थे, और हम इतने परेशान होते थे क्योंकि उसमें कोई जापान से है, कोई मैक्सिको से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, मतलब लैंग्वेजेस भी समझ नहीं आ रही हैं, इंग्लिश भी टूटी फूटी चल रही है, बट कोई रिएक्शन नहीं, सबका सुनते रहते थे, एक नोटपैड पे लिखते रहते थे। तीसरी चीज जो मुझे लीडरशिप में समझ में आई, वो असल में लीडर हर चीज में होते हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ एक चीज में लीडर हैं, कि वो अपने पे आउट में लीडर हैं, या स्पीच में लीडर हैं, या स्टेज में लीडर हैं। वो हर चीज के लीडर हैं। आप उनके फाइनेंसिस की, मैनेजमेंट की नॉलेज देख लीजिए, उनके घर पे जाएंगे तो उनके माहौल देख लीजिए, आप वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, किसी गुरु महाराज से होंगे, या पूजा कर रहे होंगे, या पाठ कर रहे होंगे, वो दोस्तों के साथ भी मिल रहे होंगे। तो मुझे लगा लीडरशिप में मैंने एक चीज सीखी कि वो 360 डिग्री लीडर्स होते हैं, वो टेम्परेरी लीडर नहीं होते। वन एरिया, हाँ, वो वन डायमेंशनल नहीं है। मतलब वो फिल्म अगर बना रहे हैं तो हीरो भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, हीरोइन भी वही है, वो ये समझो सब कुछ करते हैं। चौथी चीज जो मुझे लीडर्स में आई, वो एक चीज समझ में आई, उनकी एबिलिटी टू से कि मुझे नहीं आता। एबिलिटी टू से नो। हाँ, कि मुझे नहीं आता, एक्सेप्टेंस है। अच्छा, कि मुझे ये नहीं आता, मैं आपके पास आता हूं इसको लेके। तो ये 5 क्वालिटी जो मुझे लगी, जो मुझे बड़ा इंप्रेस की लीडर्स में, वो यही थी। 360 डिग्री, एबिलिटी टू से नो, एबिलिटी टू शोकेस द बेस्ट परफॉर्मेंस एट एनी सिचुएशन। लोग कहते थे भाई साहब बिहार में बाढ़ आ गई, उनका तब भी पे आउट सबसे ज्यादा होता था। भाई साहब जम्मू में ये प्रॉब्लम आ गई, मिजोरम में ये आ गई, कभी भी उनका पे आउट नीचे नहीं आता था। क्या माइंडसेट होता क्या है ऐसे लोगों का? वो क्योंकि ट्रू सक्सेस, या ये समझें ट्रू लीडरशिप या ट्रू इंस्पिरेशन जो होती है ना, आप अपनी डाउनलाइन के लिए जो कर सकते हैं, आप अपना पे आउट बना के कर सकते हैं। यू आर द इंस्पिरेशन फॉर योर टीम। आप उनको विजन दे सकते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि पैसा से खुशी आएगी, तो आप पैसा कमा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है। खुशी के लिए ये फॉर्मूला है, फैमिली के लिए ये फॉर्मूला है। और छठी चीज जो मुझे देखा लीडरशिप की, टाइम मैनेजमेंट है सर। अच्छा, मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट कि वो अपना फ्री टाइम भी किसी को नहीं देते। अब ये नहीं कह सकते सर फ्री हो तो आ रहा हूं, वो उल्टा रिप्लाई आता है उनका, फ्री हो इसलिए नहीं मिल रहा। फ्री हो इसीलिए तुम किसी काम के नहीं हो, और मैं उनसे नहीं मिलता जो किसी काम के नहीं है। Just a kid, but yeah, this is what I think I've seen. बाकी वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, कोई किताबें पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, कोई स्टेज पे जाता है, कोई सेमिनार्स अटेंड करता है, कोई वेबिनार्स अटेंड करता है, कोई एजुकेशन लेता है, वो लोगों से मिलते हैं। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। तो आज के डेट में मैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाता, क्योंकि इट्स टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन इज how to apply. Execution of the information is very much important. अब एक चीज मैं और आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि 25 साल हो गया, तो लगभग आप मान के चलो 2000, तो 2000 में आप आए थे लगभग, और उससे पहले भी एक तरीका था डायरेक्ट सेलिंग करने का, लाइक व्हेन Amway and all started in India. तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है ये इंडस्ट्री? अगर मैं कंपैरिजन करूं 2000 पहले से, 2000 से लेके 2010, 10 से 20 और कोविड के बाद, और खास तौर पे अब जो AI 2025 के, मुझे लग रहा है कि जो चीजें 10-15 साल में चेंज होती थी 20 साल में होती हैं, AI के बाद में तो चीजें और ज्यादा चेंज हो रही। कहाँ देख रहे हो आप? 2010 का पीरियड जो था, उसमें अगर किसी से आप पूछते थे कि आप महीने के 50,000 रुपए कमा सकते हो, तो आंसर नहीं होता था। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन था। अच्छा, क्लियर कट। ओके, आप लाइफ में 50,000 कमा सकते हो बाहर, डायरेक्ट सेलिंग मत करो। नहीं कमा सकते तो डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा, खत्म बात। सो क्योंकि इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं थी, ग्रो परसेंटेज नहीं था, ऑप्शंस उतने नहीं थे, तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन था। इससे ज्यादा ऑप्शन है तो आप कर लो, नहीं है तो यहाँ आ जाओ। नाउ उस केसेस में
क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी तो बहुत सारी कंपनीज नहीं थी, और जो कंपनीज थी उनके प्रोफाइल इतने बड़े थे कि वो चीजें डुप्लीकेट नहीं थी हो रही थी इंडिया में लोकल लेवल पे। हाँ, ये जरूर है, लेकिन एक चीज कहूंगा, जहां एथिकल की बात कर रहे हैं तो फ्रॉड उस टाइम पे भी उतना ही थे। अच्छा, फ्रॉड में कोई कमी नहीं थी। एक ढंग की कंपनी होगी तो 5 फ्रॉड तब भी थी 2000 में। नाउ 2010 तक सिमिलर सिस्टम था। इंस्पिरेशन, एमडीज की अच्छी रेपुटेशन, प्रेस्टीज हाई, डिसिप्लिन स्ट्रांग, गुड वर्क कल्चर, एथिक्स, वैल्यू बेस्ड सिस्टम्स सब रन कर रहे थे। 2010 के से लेके 2016 तक ऐसा टाइम आया जब इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। So, 2010 से लेके 2014 तो ऑलमोस्ट ये डिसाइडेड ही हो गया था कि काम नहीं होगा। इट वॉज ऑलमोस्ट फिजिकली एक्सेप्टेंस था सबके दिमाग में कि ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल अगेंस्ट थी। अच्छा, ये समझें कि कुछ लोग अगेंस्ट थे जो सरकार को इंफॉर्मेशन सही नहीं दे पा रहे थे या ठीक चीज नहीं पहुंच पा रही थी ठीक लोगों को। ना कुछ लोगों ने काम किया, कुछ एसोसिएशंस ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर काम किया, एंड 2016 में गाइडलाइन आई ना। उसके बाद बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, पॉजिटिविटी आना शुरू हुई, माहौल बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन हाँ, उसके बाद कोविड और क्रिप्टो दोनों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। ओके, कोविड का एक साइड इफेक्ट रहा कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने एसकेयूज बहुत इंक्रीज कर दिए। नाउ डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबली इज नेवर अबाउट टू मेनी एसकेयूज। 200, 300, 400 एसकेयू का कोई कल्चर नहीं है। सेकंड, डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबली इज ऑल अबाउट सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स, एक थीम, एक कम्युनिकेशन। इट इज नेवर अबाउट मॉल कल्चर या रिटेल कल्चर। 2010 तक वो था। 2010 के बाद वो पिवट होना शुरू हो गया कि जितने ज्यादा उतना बड़ा, सुबह से शाम तक के प्रोडक्ट घर पे लेकर आओ। आई थिंक वो भी एक रॉन्ग बिजनेस मूव है, क्योंकि उसमें आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, उसकी आपकी रिटेल कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट लाइन की। अगेन कुछ कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल इन इंडिया, आई वुड से, क्योंकि अभी देयर इज अ टायर 4 मार्केट है, टायर 3 मार्केट है। हाँ, बट ये मॉडल टायर 1, टायर 2 में चलेगा। आई हैव अ वेरी वेरी क्लियर नो फॉर दिस थिंग। नाउ इसके 2 रीजन है, वन ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन है, दूसरा Zepto, Blinkit का। It's they will break down most of the structures in India. So 2016 के बाद लीगली में बढ़ना था काम, लेकिन ये I would say COVID and too many retail product line and क्रिप्टो के ऊपर क्लैरिटी ना होना। कोई कह रहा है बैन है, कोई कह रहा था कंफ्यूजन है, मतलब इलीगल है, अनरेगुलेटेड है, बट फिर भी चल रहा है। भगवान जानता है कैसे। नाउ उसके बाद एक थर्ड स्टेप आना शुरू हुआ, जब क्लैरिटी आना शुरू हुआ कि अब ग्रोथ रेट कैसे आएगी। आई थिंक दिस विल गो बैक टू द पीरियड ऑफ 2000 to 2005, वेयर इट विल बी ऑल अबाउट हैविंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दैट विल बी द फर्स्ट क्राइटेरिया कि यू विल हैव टू हैव समथिंग विच इज अ स्टोरी बेस्ड प्रोडक्ट लाइन। मैं 25 साल से 500 प्रोडक्ट से काम कर रहा हूं, दिस स्टोरी शुड नॉट वर्क। शहरों में तो आई डोंट बिलीव दिस विल वर्क इन अर्बन। वेरी ट्रू। तो 12 करोड़ जो अमेजोन के सेलर्स हैं, जो हाई एंड HNI कस्टमर्स हैं, अल्ट्रा, वो सब तो इस पिक्चर से भारी हो गए सीधा सीधा। वेरी ट्रू। अच्छा, वैसे भी आप इंडिया की डेमोग्राफिक देखो 150 करोड़ की, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, 1% HNI, उसके बाद 10% मिडिल इनकम, और उसके बाद लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। 89%। 1% आपने पहले छोड़ दिया, बचा आपके पास 10%। अब नीचे वाला गाँव में कोई मॉडल चल नहीं रहा आज की डेट में, क्योंकि लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इतनी ज्यादा है। तो आप काम कहाँ कर रहे हो, पहले ये डिसाइड कर लो। तो मोस्टली कंपनी जो तीनों सेगमेंट में काम कर रही थी वो तो स्ट्रगल कर रही है। तो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि फर्स्ट कंपनीज नाउ नीड टू पुश अप इज गेट वन सेगमेंट नाउ। वाओ, पिक वन पर्सोना सेगमेंट। वेरी ट्रू। हाँ, पिक वन पर्सोना, कस्टमर का एक पर्सोना पिक करो पहले। एक को तो मास्टरी कर लो। वो कहते हैं ऑमनी पोटेंट, ऑमनी प्रेजेंस हो गए हैं, बट कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। नाउ तीसरा जो ट्रेंड है विच इज की वेलनेस ग्रो कर रहा है, विच विल ऑब्वियसली ग्रो, बट उसमें चैलेंज आ रहा है कि उसमें स्पेस नहीं है। अब समझो अश्वगंधा एक प्रोडक्ट लाइन है। अश्वगंधा 100 रुपए में भी मिलता है, 1000 रुपए में मिलता है। बीच में 100 कंपनीज हैं, कहाँ पे घुसाओगे? So it's similar like mango drink. I mean, so you have fruity, you have slice, you have you have mambo jamba. 10 कैटेगरी है, कहाँ पे लेकर आओगे? जंप इन है, कहाँ पे फ्रूट को इंसर्ट करोगे? कैटेगरी को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। स्पेस भी तो चाहिए ना इंसर्ट करने के लिए, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। So this I think is a struggle with the wellness. Wellness में एक चीज और स्ट्रगल कर रही है, वो है कि why this wellness? मेरे को ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना है? तो नीड जनरेशन जो उस प्रोडक्ट की है ना, उसकी एनालिसिस पे काम नहीं हो रहा है। 4-5 चीजें हैं, डॉक्टर से चेकअप करा लो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लो, DNA टेस्टिंग करा लो, माइक्रोबियोम टेस्टिंग करा लो, गट टेस्टिंग करा लो, यही प्रोडक्ट रहेंगे। उसके बाद ये सोल्यूशन है। अच्छा, उसके बाद प्रमोशन भी कॉमन हो गई।
सो ये कैटेगरी इसलिए स्ट्रगल कर रही है कि नीड जनरेशन पे काम नहीं हो रहा. तो आई वुड सी जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कंपनीज और सर्विसेज कमिंग इन वो यहाँ पे आएंगी. हाउ टू आइडेंटिफाई इलनेस, वेलनेस, और व्हाई डू यू नीड अ प्रिवेंटिव सोल्यूशन. दिस इज नॉट देयर एज ऑफ नाउ. तो इसमें आई थिंक कि जो यूएस की कंपनीज है जहाँ पे मैंने एआई के टूल्स देखे हैं, आई हैव सीन समथिंग इन मलेशिया ऑल्सो, वेरी इंटरेस्टिंग टूल. सो आई थिंक वो मूव करेंगे इस स्पेस में. यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस है, दवाई कुछ भी बेचो चलेगा, सोल्यूशन कुछ भी बेचो. थर्ड ट्रेंड विच इज लिटिल डेंजरस इज द कॉस्मेटिक्स का. कॉस्मेटिक्स इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम, क्योंकि द माइंडसेट ऑफ कॉस्मेटिक बायर्स हैव चेंज्ड. अब ये सब ई कॉमर्स में इतना अवेलेबल है, सिंपल प्राइस पे अवेलेबल है कि ई कॉस्मेटिक बाइंग आउट इन डायरेक्ट सेलिंग इज स्ट्रगलिंग. तो मुझे लगता है कि ये 5 से 6% से ज्यादा नहीं होगा. ओके. हाँ. तो कॉस्मेटिक अनलेस एंड अनटिल इट मूव्स टू एआई, जो ग्लोबली कुछ कंपनीज मूव कर गई हैं, प्रोडक्शन में एआई यूज हो रहा है, वेर यू टेक अ क्विक फीडबैक टू फॉर्मुलेशन. इट इज हैपनिंग वेरी फास्ट. ओके. अभी तक हम एआई जो यूज करते थे वो कस्टमर सर्विस में कर लिया, ऑपरेशंस में कर लिया, डेटाबेस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में कर लिया, ब्रांडिंग में कर लिया, मार्केटिंग में कर लिया. पर प्रोडक्शन में एआई विल बी अ गेम चेंजर, व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ. देयर आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग मेड ऑन एआई. सो दिस विल बी अनदर ट्रेंड. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर ट्रेंड को समराइज करो, कॉस्मेटिक विल स्ट्रगल, आपका वेलनेस विल ग्रो, बट ऑन द नीड एनालिसिस साइज इट हैज टू कम. प्रोडक्ट रेंज विल बिकम लोअर एंड रिसर्च बेस. Clinical test reports, research will become mandatory. You'll get back to a period of 2005 जहाँ पे एक प्रोडक्ट, एक थीम, एक स्टोरी होती थी, एंड इन सब में AI ऐड हो जाएगा. How AI can be the game changer for leaders और distributors? Because आपने अभी जो बताया AI का कि इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का, इन कंपनियों को AI होगा. अब AI का अगर हम दूसरा पहलू देखें, जो लीडर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आई थिंक उनको तो अडॉप्ट कर लेना चाहिए. अगर अब तक नहीं किया अडॉप्ट तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं. दैट्स तो आई वुड से क्लियर कट मैंडेट है. अगर इफ यू नॉट स्पेंडिंग 1 hour विद एआई टूल्स तो अब पीछे रह जाएंगे. एआई सबके लिए है. तो जब स्टार्टिंग में आप एआई यूज करेंगे तो आपके लिए एआई का सबसे बड़ा रिलेशन ChatGPT है या जेमिनी है. अब उसमें क्या है कि जब आप उससे पूछना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा यार बड़ा मजेदार कोलैबोरेटर मिल गया, रोज सुबह कहानी डालो, रोज सुबह आंसर देता है, बात ही नहीं खत्म होती यार. और फिर पूछते रहता है, ये दूं भेजता रहूं, ये दूं. हाँ. जैसे वो दामाद जाता है ना घर पे सास के यहाँ पे, तो सास अपना प्यार जो है ना खिलाने में कन्वर्ट करती है ना. वो ये तो नहीं बोलती दामाद को मैं तुम्हें अच्छे पसंद करती हूं. ChatGPT एक्चुअली में वही है. ChatGPT सास है हमारी, प्यारी वाली सास, प्यारी वाली सास है. और नाराज भी नहीं होती भाई. नाराज भी नहीं होती, जितना मर्जी करते रहो, पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. दामाद जी आए हुए घर पे ना. यहाँ पे मैंने देखा है कि अब आपको क्या करना है कि एक आइडिया सीखना चाहिए, उसके बाद 3 दिन तक नहीं जाना चाहिए ChatGPT पे. अच्छा. लर्न एंड अप्लाई. डोंट लर्न एवरी डे. पिक अप वन आइडिया. नाउ डायरेक्ट सेलर के लिए बोलता हूँ, सबसे बड़ा आइडिया क्या है? सबसे पहली चीज उनको ये पता है कि कम्युनिकेशन है. अब हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इज अ स्ट्रगल. जो बोल लेते हैं वो बोल लेते हैं, जो नहीं बोलते वो कैसे बोलें. अब इसमें मैं इन सबको कहता हूं कि आप ना 2 दोस्त बनाएं लाइफ में. एक अपना कोई पीयर और एक ChatGPT. अपना एक 21 दिन का एक चार्ट बनाएं एक्सेल का कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, विच इज वर्बल, नॉन वर्बल एंड फिलर. आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करें 5 मिनट का, पहले वॉइस बंद करके सुने, फिर बैक करके सुने, और फिर उसको ट्रांसक्राइब करें फिलर्स के लिए. फिर अपने किसी दोस्त को सामने बिठाएं, बोले यार मेरे को रेटिंग दे, और फिर यही ChatGPT में जाके बोलें कि आपको रेटिंग दे. तो आपकी दीवार पे एक एक्सेल लगा आ गया. कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 चीजें मेरी आ गई. रोज आप करते जाएं, 21 दिन के बाद यू विल बिकम द बेस्ट कम्युनिकेटर. सिंपल. तो यानी आपने एक ऐसा टूल यूज कर लिया जो आपके खुद के स्किल को इंप्रूव कर रहा है. यहाँ पे यूज करें. और मजे वाली बात कि आप इंप्रूव कर रहे हो, बिकॉज इंप्रूवमेंट इज ऑल अबाउट ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग. यू हैव टू scale yourself. If you are scaling yourself, you should monitor yourself. तो डेफिनेटली मतलब जो है, और आपके लिए ये इजी हो गया. ये इजी हो गया. नाउ सेकंड इज आपने वर्बल कम्युनिकेशन सीख लिया. दूसरा है विजुअल कम्युनिकेशन, सो व्हिच मींस पोस्ट हैं सोशल मीडिया के, वो भी आपको ChatGPT दे देगा बना के. वो आपको पिच भी दे देगा. बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्या पूछना चाहिए कि मैं एक XYZ वेलनेस का प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, या मैं एक हाउस वाइफ लेडी के पास जा रहा हूँ, या मैं एक इंजीनियर के पास जा रहा हूँ. मुझे 3 आइडिया दे दो. वो आपको 3 पिच दे देगा. फिर उसको बोलो कि अब मैं आपको पिच करूंगा, एक्ट लाइक अ डॉक्टर एंड एक्ट लाइक एन इंजीनियर और एक्ट लाइक दैट माय भाभी जी. अब मुझे बताओ कि आप कितना एक्सेप्ट करोगे. उसके क्वेश्चन पूछो.
फिर उसको बोला कि अच्छा मैंने अब बन लिया, अब मैं दोबारा से प्रैक्टिस करूंगा, अब ठीक करूं। सो 3 या 4 स्टेप में आके चैट जीपीटी ने आपको गाइड कर दिया कि एग्जैक्ट पिचिंग आपकी करनी क्या है। उसमें लेकिन एक पॉइंट डाल देना, किसी भी तरीके से ये मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए। सो कंपनी लेवल पे सोचो, एक बड़ी टेंशन है आज की डेट में कि ना कोई भी लीडर स्टेज पे जाके ना कुछ बोल देता है जिसका इम्प्लीकेशन ऊपर नीचे सबको है। 100% है जी। क्योंकि मोस्ट लीडर्स या मोस्ट डायरेक्ट सेलर्स ये बात नहीं रियलाइज कर रहे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कंपनी के साथ वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, उसमें अपलाइन डाउनलाइन नाम का वर्ड नहीं है। तो अगर आपने कुछ गलत बोला तो आप और कंपनी दोनों लायबल हो जाते हो, और ये वाइसा वर्सा भी है। तो आप ऐसा मत सोचना कि अगर आपने गलत बोला है तो आप उससे निकल जाओगे कि पैसे मैंने लिए, पैसे तो कंपनी के पास गए हैं। अब ऐसा नहीं है, इट्स अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस डाला, आपको पिच आ गई, फिर आपने लिखा यार इसको इंग्लिश में बता दे, हिंदी में बता दे। अच्छा मैं मिजोरम जा रहा हूँ, कुछ मिजोरम की लोकल इसके कहानियों में भी डाल दे यार कि थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। कुछ आइस ब्रेकर एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से डाल दे, वो भी पिच आपके पास आ गई। अब उसको और क्या चाहिए आपको? अब आपने प्रैक्टिस भी कर ली, प्रैक्टिस करने के बाद चैट जीपीटी ने आपको रेटिंग भी दे दी, पोस्ट भी दे दी है, सोशल मीडिया पे जाना है वो पोस्ट भी डाल दिया है, ये काम भी आपका आसान हो गया। अब चौथी चीज है मैनेजमेंट। अब आपको अपनी टीम मैनेज करनी है। तो मैनेजमेंट में मैं कहूंगा कि अब 2-3 तरीके हैं एक्चुअली, वो बहुत डीप टॉपिक है, बट मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस एक टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद द डेटाबेस एक टॉपिक है, एंड देन फिर एक टॉपिक है कि आप ट्रेनिंग में कैसे मैनेज करोगे उसे। तो इन तीनों में एआई का यूज जो है वो डिफरेंट है, बट जस्ट टू टेल एवरीवन, आप अगर पहला स्टेप कर चुके हो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मिसलीडिंग का, उसके बाद ये तीनों पे आ जाओ अलग अलग से, डेटाबेस, कम्युनिकेशन का और ट्रेनिंग का। इन तीनों में आप ट्रेनिंग एआई कैसे यूज कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि द इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो मैं फ्यूचर देखता हूँ इस चीज का, फ्यूचर में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर में ये होने जा रहा है, फ्यूचर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ओके। मैंने उसके ऑलरेडी प्रोटोटाइप देख रखे हैं। मैं राहुल सुदन डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता हूँ। मेरे पास एक फॉर्म आता है जिसके अंदर मैं अपना सोशल मीडिया अपडेट करता हूँ, और मेरे से वो 10 साइकोमेट्रिक के क्वेश्चन पूछता है। मैं क्वेश्चन का आंसर डाल देता हूँ, वो मेरा एक साइकोमेट्रिक प्रोफाइल बना देता है। फिर वो मुझसे कहता है लिस्ट डाल दो, तो हॉट कोल्ड वार्म के हिसाब से मैं अपनी लिस्ट अपलोड कर देता हूँ। मैं उनके सोशल मीडिया के हैंडल भी डाल देता हूँ। एक्चुअल में वो एआई विल मैप कि मेरे को पहले किसको अप्रोच करना चाहिए। ये होने वाला है। उसके बाद जिनको नहीं करना वो उनको भी निकाल देगा लिस्ट से बाहर। अब उसके बाद वो क्या कहेगा कि इनको कम्युनिकेट कैसे करना है, तो वो आपका एक व्हाट्सएप बनाएगा, आपका एआई अवतार क्रिएट करेगा, उनको मैसेज चला जाएगा कि भाई मेरे को तेरे से टाइम चाहिए 20 मिनट का, तेरे से कुछ डिस्कस करना है। जिनमें से जो एक्सेप्ट करेगा, कैलेंडर का लिंक खुलेगा, वो उसका अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, आप आ गए। एक एआई की लड़की आ गई अवतार की, उसने आपका प्लान दे दिया, प्रोडक्ट बता दिया, लास्ट के 1 मिनट आप आओगे। इमेजिन एक बंदा कितने लोगों को दिन में कनेक्ट कर सकता है आराम से। मतलब एक दिन में 2 मुश्किल से डेमो आपके हो पाते थे, अब आप चाहो एक दिन में आप चाहे मतलब 100-150 डेमो कर लो। अब लैंग्वेज सोचो, 180 लैंग्वेज इंटू 115 डायलेक्ट, आप किसी भी डायलेक्ट कॉम्बिनेशन में हो। मुझे आज कोरिया कनेक्ट करना है, अफ्रीका कनेक्ट करना है, मुझे तंजानिया कनेक्ट करना है, सिंपल हो गया, खत्म का। एंड मेरे चेहरे पे स्माइल जरूर रहेगी ये बात बोलते हुए, जो लोग खासतौर पे इंटरनेशनल कंपनियों के साथ कनेक्टेड हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज इंडिया के अंदर बड़ा इश्यू था। मैं कहता हूँ आप समझो जम्मू से कोयम्बटूर काम करना हो तमिल मुश्किल है जी, आप बात नहीं कर सकते, आप मलयाली बात नहीं कर सकते, आप कन्नड़ा बात नहीं कर सकते, अब आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और मजे वाली बात की कोविड के बाद लोगों को बैठने की आदत सी हो गई। मतलब ये एआई खासतौर पे अब जो इसका एवोल्यूशन हो रहा है कोविड के बाद, चूंकि जूम करके लोगों को, नहीं तो अगर पहले यही होता ना कि नहीं ठीक है जूम पे मुझे तुमको 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचना है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्या। तो मतलब एक वेल गॉड मास्टर प्लान है। अब इस प्लान को तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, या उसके एग्जीक्यूशन में कूदे हो। वही होता नहीं प्रॉपर्टी वाली डील कि हमारे सामने था, ये रेट खुला था, फिर हमारे 10 साल पहले ये रेट था, फिर आज तो इतने का हो गया, यार हमसे वो छूट गया। हाँ, बट एआई नहीं छूटेगा, आई डोंट थिंक सो। या तो तुम अंदर रहोगे या तो पूरी तरीके से बाहर निकल जाओगे। इसका वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आप अपने बच्चों से बात नहीं कर पाओगे। सो मान लीजिए कि आपका बच्चा 15 साल का है, तो आप उससे क्या पूछते हो? खाना क्या खाया, क्या पढ़ा है, कहाँ से आया है, दोस्त कैसे हैं, किससे मिलने जा रहा है, किससे मिल के आया है, बस। आई हैव अ 18-year-old kid, मैं जानता हूँ, मैं पिछले 3 साल से यही क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जी, है ना, ये सारे क्वेश्चन यही आंसर दे देगा आपको। अब आप बच्चों से क्या पूछोगे? खत्म। तो ह्यूमन रिलेशन को
यस Replace करेगा? हाँ, अब वो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको वो 1 replace घंटा करना ये बनना पड़ेगा सबको कि हाँ जी फोन बंद, बैठो साथ में। जैसे हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में पावर आवर की बात करते हैं ना, तो फैमिली आवर करके नया कॉन्सेप्ट निकलेगा मार्केट में। True, I think this will become reality. I think Singapore government is already doing it. वो I don't know, maybe हैप्पीनेस मिनिस्ट्री $4,000. हैप्पीनेस मिनिस्ट्री पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने ये सेगमेंट लाया है जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं। I think what they're doing is वो ना $4,000 दे रहे हैं पर फैमिली, ताकि वो AI सीख सकें, ताकि वो अपने पोतों से बात कर सकें। माय गुडनेस। Another 5-6 years आप communication will break down. 100%। मैं अभी यूएस गया था और वहां भी इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं और मुझे लगा ये क्या देख रहा हूं मैं। और अगर कहते हैं कि भैया वहां पे जो चीज हो रही है 10 साल के बाद तुम्हारे यहाँ पे आएगी ये चीज, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत शॉकिंग था। I fully endorse it यार। मैं तो I know कि जापान इस 50 साल हमसे आगे, हाँ जी, US is about 20 years ahead। 100%। हाँ, कई बार जब वो कन्वर्सेशन होती है, डिबेट होती है, हम लड़ लेते हैं जरूर हाँ। कि हाँ जी हम आगे हैं हम जी, हाँ, वो there's another level to it यार। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, वो अलग बात आ जाती है। बट हाँ। जाके तुम रियलिटी चेक करते हो वहां पे, बिकॉज वी हैव बीन देयर, तो जाके हम देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये लग रहा है। और मुझे कोई इसमें बुराई नहीं है कहने में, बिकॉज अब अच्छी बात है, हमसे कोई आगे है तो हम उनकी चीजों को सीख सकते हैं, हम उन्हें चीजों को देख सकते हैं। अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस यार। 100% जी, 100%। सिंपल सर। आपके हिसाब से फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का? 100% इसका कंडीशन अप्लाइड? कंडीशन अप्लाइड नहीं, आई थिंक इट विल बी देयर, क्योंकि देयर इज अ रीजन टू इट। D2C का बिजनेस किस पे बेस्ड है? उसका मार्केटिंग चैनल क्या है? टेक्निकली सोचो, यू मार्केटिंग ऑन बेस ऑफ व्हाट मेटा एंड गूगल इज डूइंग, वेरी ट्रू। व्हिच मींस कि कल को अगर मेटा बढ़ गया कॉस्ट, गूगल की कॉस्ट बढ़ गई, तो क्या होगा? बढ़ ही गई है। आप मैं तो जो बोलना नहीं चाहता था क्योंकि लीड आप जो जनरेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बढ़ गई है। मतलब उसके ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। सच्चाई तो ये है कि वो तो एक तरफा ट्रैफिक है। हाँ जी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। अल्टीमेटली कस्टमर को क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए। तो आप किसका ऑल्टरनेटिव कुछ तो ढूंढोगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने ब्रांड बनाया और आप अज्यूम करो कि मेटा में बेचोगे माल बिक जाएगा। तो इसका फ्यूचर तो है, बट यस आपको जो यूज करना होगा, विच आई बिलीव शुड बी द नेक्स्ट ईयर्स वर्ड ऑफ द मार्केटिंग, इट इज कॉल्ड एज डियर। सो जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, इट कम्स अनबीटेबल फॉर्मूला है जो डायरेक्ट सेलिंग से आता है। इट इज जो एंगेजमेंट आती है, विच इज D stands फॉर डायरेक्ट सेलिंग, विद द कम्युनिटी कम्स फ्रॉम। बट डिलीवरी मॉड्यूल जो ई-कॉमर्स का, दैट इज अनबीटेबल। So that DR में E stands for e-commerce, A stands for affiliate, which is one person using online TikToks and Instagrams to sell a product. वेरी ट्रू। This will grow rapidly, and nothing less than about 300% or 400% is jump I see in this business. Oh really? And fifth is retail का trust. Retail का trust नहीं बीट होगा। तो अगर कोई भी कंपनी ये 4 स्ट्रैटेजी यूज कर ले, कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग से आने दे, क्योंकि दे आर अनबीटेबल इन दिस। डिलीवरी मॉडल ई कॉमर्स का होना चाहिए। मार्केटिंग जो है, यू शुड यूज एफिलिएट नाउ, एंड आर इज द रिटेल। हाँ, एफिलिएट का कोई लॉ आना चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि इस शब्द का कोई मायने नहीं है। सही है। बट लेट्स लुक एट सिंगल लेवल रेफरल, मे बी दैट्स अ वर्ड वी कैड यूज, जो आप यूज कर सकते हैं। बट इंस्टेंट रील, इंस्टेंट सेल, इंस्टेंट ग्रोथ रेट, डिलीवरी कंपनी हैंडल करे। अब मैं आपसे कुछ 3 टिप्स चाहता हूं जो किसी भी व्यक्ति के किसी भी लेवल के व्यक्ति के लिए अप्लाइड हो। जो राहुल सुडान जी, आई शुड नॉट से प्रिंसिपल, बट हाँ, मतलब ये उनके जीवन जीने के तरीके हैं या सिद्धांत हैं जो या तो फॉलो करते हैं या तो फ्यूचर में फॉलो करने वाले हैं, कि यार ये किसी को भी फॉलो करना चाहिए। मतलब मैं आपके सीक्रेट पूछ ले रहा हूं। आई वुड से किसी को भी फॉलो करना चाहिए, जो मैं अभी तक पूरी तरह नहीं कर पाया हूँ, एंड टेक्निकली आई एम नॉट इवन 50%। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखे लोग उसको वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट अगर आप समझे एक ही चीज फॉलो कर लीजिए। लाइफ में ना सिर्फ 5 ही फंडामेंटल हैं, ठीक है। हम 5 में से ही प्रायोरिटी चेंज होती है, कभी कोई साइकिल आता है, कभी कोई साइकिल आता है, बट 5 ही सक्सेस थ्रू। सो वो है कि वो 5 F है। ओके। अब वो F वर्ड कैसे स्टैंड करता है? वो स्टैंड करता है फेथ पे, फिटनेस पे, फाइनेंस पे, फैमिली पे, फ्रेंड्स पे। अब किसी भी सीक्वेंस से बोल लीजिए, ये 5 F ही हैं जो लाइफ में एक्चुअली मैटर करते हैं, और यही सब कुछ है। ओके। अब कोई भी फॉर्मूला, कोई भी चीज इन 5 F में आ जाएगी।
आप मंदिर डालेंगे, बुक राइटिंग डालेंगे, सोशल मीडिया डालेंगे, सब इन पांचों में ही आता है। अब ये 5 में आपको महारत चाहिए और आपको 24 घंटे में से हर एक को इसमें टाइम देना है। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक देता हूं, मैं भी कर रहा हूं, तो मैं आप सबको कहूंगा कि आप भी करिए। आप ये लिखिए कि आपको इन 5 में क्या करना है और अभी आप कहाँ पे हैं। मान लेते हैं कि फेथ का मतलब आस्था होता है, यकीन होता है, नजर नहीं आने वाला। आप कहते हो जी मैं मंदिर में रोज 10 मिनट पूजा करना चाहता हूँ, अभी कितना कर रहे हो लिख लो। फिटनेस में क्या करना चाहते हो, 10 किलोमीटर वॉक, जिम जाना चाहते हो, अभी लिख लो क्या है। आप कहते हो मैं अपने दोस्तों के साथ दिन का यार 1 मिनट तो फोन करूंगा, अभी नहीं कर रहा, 0 है। मैं सोचता हूँ वो मुझे क्यों नहीं फोन कर रहा है या मैं क्यों नहीं कर रहा, 0 है, लिख लो। फैमिली में क्या इंपॉर्टेंट है, फैमिली को टाइम देना है, फैमिली के लिए टाइम देना है या फैमिली के हिसाब से टाइम देना है, वो डिवाइड कर लो। एंड फाइनेंस में क्या एक्टिविटी करना चाहते हो वो करो। हो सकता है फाइनेंस आपकी 15 घंटे की एक्टिविटी हो, बाकी सब 1-1 मिनट की हो, पर ये 5 का चार्ट बना लो। अब इसमें क्या चीज करना है ठीक, क्या चीज गलत करना है, इसको सेलिब्रेट कैसे करना है, खुद का एक एक्सेल बना लो। आप यकीन मानना, आप अपने आप को 30 से 40% एक्टिव पाओगे दिन में। रियली? यू विल फाइंड योर माइंड वर्किंग फास्ट और सबसे बड़ी क्लैरिटी आपको ना कहना आ जाएगा फटाफट। जो इन 5 में नहीं है उसको ना कर दो। वेरी ट्रू। आप समझना, आप इतनी जल्दी साफ होते चले जाओगे कि आपको पता है कि क्या नहीं करना है। मतलब जो काम इन 5 सेगमेंट में मैच नहीं कर रहा उसको डिलीट मार दो। डेलीगेट नहीं, डिलीट ही बोल रहे हो आप। हाँ ठीक। अच्छा, डेलीगेट तो एक्चुअली में वर्ड अब ना खत्म होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि व्हाट्सएप के आने के बाद पहले होता था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि आप 7 डिपार्टमेंट होते हैं, 8 डिपार्टमेंट होते हैं। आप सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, फाइनेंस, IT खड़ा करते हो, फिर उनके पावर्स होते हैं, KRAs होते हैं। अब अच्छा ऐसा है नहीं, AI विल ओपन अप एवरीथिंग। अच्छा। सो अब जनरली जो कोर लीडरशिप है बहुत ज्यादा है। आई मीन सी लुक एट एनवीडिया जो बनाते हैं, या जो ChatGPT के ओनर्स हैं, सैम अल्टमैन है, वो 250 लोगों की रिपोर्टिंग इकट्ठी लेते हैं। एंड दिस विल बी द फ्यूचर, क्योंकि कंपनी का विजन जितने लोगों से कनेक्ट होगा वही होगा। ओनर का ही विजन कनेक्ट होना है सबके साथ। हम कहते हैं हमें हेड्स को देना है, फिर हेड डेलीगेट करेंगे, विजन का डाउनलोड होगा, विजन ट्रांसलेट होता है एक्शन में। अब इसका टाइम ही खत्म हो चुका है। इज इट? 100%। आपको नहीं लगता कि इस बीच में ये बहुत सारे लोग जो मैन पावर की तरह इस्तेमाल हो जा रहे थे, ये गायब से हो जाएंगे या होने चालू हो गए हैं? वो छुप जाएंगे धीरे धीरे। तो उनका क्या होगा? स्ट्रगल ये है कि आज से करीबन 7-8 साल पहले 2016-17 में रिटायरमेंट एज जो थी वो 55 थी। फिर कोविड के बाद वो कम हुई। 50 साल 2020 में कहूंगा कि जो 50 साल की जिसकी थी, जिसकी जॉब जा रही थी ना, उसको जॉब नहीं मिल रही थी। ओके। आज वो एज 42 है। So 42 years is the new age of retirement happening और forced retirement, क्योंकि जो 25, 26, 27 साल वाला लड़का AI सीख के आ रहा है ना, वो आपसे फाइट करेगा। तो मतलब जो तुम्हें कहते थे चौड़ी छाती करके कि भैया हम तो 15 साल का एक्सपीरियंस लेके इस इंडस्ट्री में बैठे हुए, तुम्हारी नाक में दम करने वाला है, ये खत्म है। ऐसे लोगों को अल्टरनेटिव तैयार करना चाहिए अपना, क्योंकि जान तो रहेगी 100%। और खर्चे EMI के पाल के रखे हैं ये, बच्चों की फीस, और यही वो एज है जहां पे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनकी एज। ये तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा गैप है? इंटरेस्टिंग है। देयर इज अ स्टडी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, इंडिया की 3 बड़ी कंपनी है, नाम नहीं ले सकता, बट एक T से स्टार्ट है, एक W से, एक I से। स्टार्टिंग सैलरी आज से 15 साल पहले उनकी भी 3-3.5 लाख का पैकेज था। अच्छा। आज भी 3-3.5 लाख का है। ओह। सो कोई जो कह रहा है ना कि ग्रोथ रेट नजर आ रही है बाकी जब जगह इंडस्ट्रीज में, कहता हूँ जरा थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान दे लो। तकलीफ वही है। तब बंद आंखें मेरी थी और मुझे लगा कि जो है आसमान में सूरज उगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हालत हर जगह खस्ती है। हाँ, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आज 25-26 साल का लड़का विल नो मोर देन व्हाट यू नो एट 40। हाँ, अगर वो इक्विप्ड है AI से, क्योंकि एक्सपीरियंस तो कम्युनिकेशन है ना, और नॉलेज है, उतना वो भी सीख लेगा। आपको लग रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, अगेन आउट ऑफ द टॉपिक में जाके बात कर रहा हूँ, इसके जो हमारे सिलेबस हैं बहुत जल्दी चेंज दिखेगा, ड्रास्टिक चेंज दिखेगा? क्योंकि यूथ के लिए भी एक मैसेज चाह रहा हूं मैं आपसे, चेंज दिखेगा, बच्चे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें या तो उन्हें अपने हिसाब से जाके ही सीखना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? आई थिंक बच्चों के साथ ना, मैं सही बताऊं तो मुझे लगता है कि बहुत ही टफ टाइम है। कोविड के टाइम से लेके अब जो बच्चे निकल रहे हैं, 14-15 साल के जो बच्चे थे कोविड के टाइम पे, देयर ह्यूज चैलेंज है। यूनिवर्सिटीज तो देखो इतनी जल्दी करिकुलम नहीं चेंज, और अब जो देयर आर न्यू एज यूनिवर्सिटीज कमिंग इन,
सो देयर आर यूनिवर्सिटी जो कहती है फाउंडर्स को बुलाती हैं, स्टार्टअप का सेशन देती हैं, वहाँ पे नए नए लोग आते हैं, वीसी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि कहाँ से उन्होंने आइडिया लिया और 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ रेस किया और इस आइडिया को लिया. करेक्ट. सो दीज आर न्यू एज. अब तो क्वेश्चन इज कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखा रहा हूँ कि जब तक तुझे कोई पैसा नहीं देगा तब तक तेरा आइडिया नहीं चलेगा. टू मी दैट इज द रॉन्ग टीचिंग दैट इज हैपनिंग. अब कभी मेरे से मिलते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि सर हमारा एक आइडिया आप वेट कर दो, या आप हमारे बोर्ड में मेंटर आ जाओ, या आप हमारे आ जाओ. तो मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा तूने वैसे कितना कर लिया है? कह रहे 6 महीने से वेट कर रहे हैं, पैसा आएगा तो करेंगे. ये क्या होता है? मैं समझ गया जी. आई थिंक ये हम बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं. यू शुड स्टार्ट मेकिंग मनी और डूइंग दैट एक्शन. वेटिंग कौन सा कॉन्सेप्ट है कि कोई आएगा देगा पैसा तभी काम होगा? एंड आई एम टेलिंग यू, आप किसी मेंटरशिप सेशन में चले जाओ, एंटरप्रेन्योर सेशन में चले जाओ. आई एम पार्ट ऑफ अ D2C एसोसिएशन ऑल्सो. देयर इज अ होल लॉट ऑफ वेटिंग पीरियड हैपनिंग. रियली? क्योंकि वो स्टोरीज क्या है कि सर वो वीवर्क वाले को भी इतने दिन का पैसा मिल ही गया था ना. एक्चुअल एग्जाम्पल बिजनेस के बनाने चाहिए, आपको काम करना चाहिए, जितना पैसा उसमें भी बिजनेस बन जाता है. और लोग आपकी नीयत और नियति में यकीन करते हैं, वो काम करेंगे आपके साथ. पर स्टार्ट कर लो. दूसरी चीज जो मुझे लगा है, वन इज कंफ्यूजन, क्योंकि सबको जैसे वो सोचते हैं बच्चे, वो इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो देखते हैं सिमिलर आइडियाज आ चुके हैं. सो एक्चुअली उनको लगता है कि हमारे आइडियाज ना ऑलरेडी वर्ल्ड में चल चुके हैं, तो अब क्या बनाएंगे. एग्जैक्टली. हमारे टाइम में क्या था, हम ब्लाइंड साइड थे. हाँ, हमने कुछ बनाया, हमने लगा कि हमारे आसपास किसी ने किया नहीं है तो अब कर हमारे वाला किसी को पता ही नहीं है. पता ही नहीं है. हाँ, हमारा आइडिया सबसे बड़ा है. बड़ा है. हाँ जी. अब ये बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल आ रहा है. तो उन बच्चों को मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक चीज लाइफ में ऐसा ढूंढ लो जो डिसिप्लिन हो, आधे पौने घंटे का, बाकी जितना मर्जी क्रिएटिव हो लो. विच मीन्स 1 घंटा या तो पूजा या एक्सरसाइज में से टाइम दे दो. अच्छा. वो ये पूछते हैं क्यों है, और मैं उनको ये कहता हूँ क्योंकि एक एंकर होना चाहिए. बाकी तो इतनी कंफ्यूजन है, जो मर्जी कर लो. इंस्टाग्राम तो भगवान ही है यार. भगवान ही है जी. हाँ, सही बात है. सो माई सजेशन टू एवरीवन इज कि अगर आइडिया पे यकीन है तो कर देना चाहिए. और आज से 15 साल पहले किसी ने मुझे एक बात कही थी, मैं आप लोगों से शेयर करता हूं. उसने मुझे कहा कि राहुल, भगवान ने ये आइडिया तेरे को क्यों दिया? क्योंकि एक आइडिया था मेरे पास काम करने का, और मैं कह रहा था इस आइडिया में काम करने में पैसे लगेंगे यार, मैं नहीं कर पाऊंगा. उसने कहा ये आइडिया उसने तेरे को क्यों दिया, और उसने बैंक बैलेंस देख के क्यों नहीं दिया? भगवान आपको अगर आइडिया दे रहा है ना, तो वो बैंक बैलेंस नहीं देखता, बिलीफ देखता है. और आप अगर उसके बिलीफ को ऑनर नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप उसको कुछ गलती कर रहे हो. आप ही क्यों सेमिनार हॉल में आए, आप ही क्यों उस मशीन के पास बैठे, आप ही नहीं क्यों डेमो देखा? क्यों उसने ये कहा कि आपने ये 2 लाख का प्रोडक्ट खरीदना है या 50,000 का प्रोडक्ट खरीदना है, और आप कहते हो आपके पास पैसे नहीं है? क्यों उसने आपको दिया? क्यों उसने ये आइडिया किसी पैसे वाले को नहीं दिया? क्या बात है सर. क्योंकि उसको पता है कि आप कर लोगे. आपके अंदर काबिलियत है. क्योंकि भगवान को बिलीफ है, आपको नहीं है. नहीं तो तुम्हारे पास आता ही क्यों? आइडिया क्यों आता? साला उस टाइम पे तुम सो नहीं जाते. एकदम सही है जी. इसका मतलब ये है कि दुनिया के जो सबसे अमीर है सारे आइडिया उसको जा रहे हैं. तो कुछ तो खास है ना आप में, कि आप उस हॉल में मिले, कि कोई आपको लेकर आया, किसी ने प्लान दिखाया, किसी ने डेमो दिया. और मैं अगेन एक अलग हम सब्जेक्ट पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम इंडस्ट्री रिलेटेड पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं अपनी कंपनी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे. लेकिन मैंने ये खुद महसूस किया है कि आज मैं जब लोगों को देखता हूँ तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो रियली में एफर्ट कर सकते हैं, और उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो बहुत बड़ा कर सकते हैं, वो नहीं करते हैं. और एक ऐसा बंदा जिसकी औकात नहीं है, जिसके नेटवर्क में कोई नहीं है, वो बहुत बड़ा कर जाता है. बिलीफ सिस्टम की बात बिलीफ है. सिस्टम की बात है. जिसकी भूख ज्यादा लगती है, खाना उसी को मिलता है. आपको लाइफ में वही मिलता है जो आप मांगते हो, और जो रियली मांगते हो वो रियली में वही मिलता है. मैनिफेस्टेशन काम करता है. आई एम बिग बिलीवर. मैंने तो चैलेंज करके मैनिफेस्ट किया हुआ है. अच्छा. 24 जुलाई 2024 में 2007, उन दिनों में इंटरनेट क्या होता था कि हम इंटरनेट पे जाते थे, पैसे देके यूज करते थे. 100 रुपए का इंटरनेट 1 घंटा होता था, जो घूमता रहता था इस तरह से. मैं 25 तारीख को गया तो 24 तारीख को एक मेल आई हुई थी कि एक कंपनी ने मुझे बुलाया हुआ था. 5:30 बजे मैंने फोन किया उस कंपनी में, तो उस कंपनी ने कहा कि सर ये पोजीशन ब्लॉक हो चुकी है, आप 1 दिन लेट हैं. मेरा नेक्स्ट रिप्लाई ये था कि श्वेता नाम की लड़की थी. मैंने कहा श्वेता, ये काम मेरा है, और आप अपने बॉस को कहना है. दूसरी लाइन पे एक लड़का है, राहुल है, वो ये कह रहा है कि ये काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक राहुल नहीं आएगा. मैं लाइन होल्ड कर रहा हूँ. श्वेता ने पता नहीं क्या यकीन किया मेरे पे,
बड़ी अच्छी फ्रेंड है श्वेता मेरी। अब श्वेता गई और उस सीईओ के ऑफिस में जाके उसने कह करके आई, वापस आई, कहती कि सर मिलना चाहते हैं, क्या आप आ सकते हैं? मैंने कहा 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। 5:30 बजे ऑफिस बंद हो जाता है और वो उस टाइम पे 5:40 हो चुके थे। श्वेता ने फोन रखा, मैंने ध्यान दिया तो एड्रेस मेल पे था, फिर दोबारा इंटरनेट सेंटर पे गया, मेल का प्रिंट आउट निकाला, एड्रेस ढूंढा, पहुंचा। बहरहाल 3 घंटे की डिस्कशन हुई और मुझे वो काम मिला। That's amazing. And the company I'm referring to is India's biggest cosmetic company. So the question is, होता वही है जो आप चाहते हो। हाँ, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको सक्सेस मिलेगा, आप फेम चाहते हो तो फेम मिलेगा, आपको कि फेम के साथ पैसा भी मिले तो नहीं मिलेगा। आपको पिक करना पड़ेगा एक चीज पिक करना पड़ेगा, और बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हो, एडजस्ट करने की बात कर रहे हो आप? एडजस्टमेंट तो लाइफ में करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, साइकिल बाद में मिलेगा, पैसा आ जाए तो दोबारा फेम मांगना शुरू कर देना। हाँ, मतलब मांगो एक बारी में एक चीज, क्योंकि उसके बाद ही बहुत टाइम नहीं है। वन थिंग एट ए टाइम, बहुत प्यारी बुक है। अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ी, बट हाँ, मतलब नॉट एवरीबडी कैन बी शाहरुख खान, सो वेरी ट्रू। 3 मंत्रा जो राहुल सुडान जी हर इंसान को देना चाहते हैं, अगर आप उसको दे पाओ शॉर्ट में, एक लाइन में, ये 3 लाइनर्स। एवरीबडी कैन बी टॉट एंड ट्रेंड। ओके, डोंट लूज पेशेंस। नाउ सेकंड इज डोंट डू एनीथिंग व्हिच गिव्स यू स्ट्रेस। मत करो। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होता है, बंदा मर जाता है। करना नहीं चाहिए। सही है जी। तीसरा, आप जिससे मिलते हो ना, वो किसी चीज से प्यार करता है और किसी चीज से नाराज होता है, वो आप भी हो, तो उसमें को अपनी बात समझाने में ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। कॉमन ही तो है दोनों में। बस ये 3 चीजें। लवली लवली, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था दोस्तों कि ये ऐसा हम लोगों का कॉन्वर्सेशन है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पॉडकास्ट में शायद हो सकता है कि ये पॉडकास्ट कुछ ज्यादा बड़ा भी हो गया होगा, लेकिन पूरा यकीन है मुझे कि आपको बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि एक फ्लो था। ये कोई डिसाइडेड टॉपिक या ये बस हम ट्रेंड की बात कर रहे थे और हम चाहते थे कि हम आपको अवेयर करें। मेरे किसी एक बहुत अच्छे दोस्त ने लाइन लिखी थी कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। और कहीं ना कहीं मैं जो हम लोग कर पाए इस गुफ्तगू के दरमियान, उसने डेफिनेटली आपकी तीसरी आंखें खोली होंगी और आपको एक बार के लिए तो जरूर सचेत किया होगा कि बॉस ट्रेंड बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, हमें भी बदलना पड़ेगा, बिकॉज चेंज इज ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड, राइट? तो बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया ये पेशेंस से इस चीज को देखने के लिए। दोस्तों में शेयर करना, जिनको चाहते हो उनको शेयर करना, जिनके अंदर बदलाव चाहते हो उनको शेयर करना। ये केवल एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉडकास्ट नहीं, ये आपके लाइफ रिलेटेड पॉडकास्ट है, ये बदलाव के लिए पॉडकास्ट है। और हाँ, जिस तरीके से हमारी चर्चा के दरमियान ये आपने सुना कि ये वीडियो आप तक ही क्यों पहुंचा, क्योंकि ऊपर वाला भी चाहता है, बदलना जरूरी है, वक्त आ चुका है बदलने का, इसको इग्नोर मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच नागेश्वर जी, सच अ प्लेजर लिसनिंग टू यू, टॉकिंग टू यू। और आज वाकई में बहुत मजा आया, मतलब मैं सीरियसली कहूँ बहुत enjoyable था। Thank you. लुकिंग फॉरवर्ड टू कम अगेन, कुछ नई चीजों के साथ 6-8 महीने के बाद दोबारा जरूर बुलाना। मैं 100% मैं चाहूंगा आप आओ, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोअर नहीं, ट्रेंड सेटर टाइप के लोगों में है, बिकॉज ये विजनरी है, ये भांप लेते हैं, बिकॉज अवेयरनेस राहुल भाई के अंदर भर भर के है। क्या हो रहा है वो तो सब कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन क्या होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग इनका टी शर्ट मैंने देखा जिसमें गूगल क्लाउड, और 2022 का समिट था वो, तो मतलब आप समझिए अगर वो टी शर्ट पहन के बैठे, इसका मतलब 2022 के अंदर, आज की मेरे दोस्तों लगभग 3 साल पहले, जिस पे आज लोग बात कर रहे हैं, उसके समिट में बैठते थे, जाते थे, समझते थे। तो ऐसे लोगों से कन्वर्सेशन करने में एक चीज है बॉस, हमारी औकात पता चलती है। एग्जैक्टली में ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, बिकॉज इंडिया के अंदर बड़ा पॉपुलर है ये, और हमें लगता है कि बॉस अभी भी कुछ करना बाकी है, एंड लेट्स डू इट। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल भाई, मजा आ गया। और मैं चाहूंगा हर बार जब भी आप अहमदाबाद हो या मैं दिल्ली आऊं, तो हम कैमरा लेके ही बैठे, बिकॉज हम जो बातें करेंगे प्रोबेबली वो हम तक ही ना सीमित रह जाए। क्योंकि जब एक और अच्छी शायरी बोलता हूं, मैं बहुत अच्छी शायरी बोलता हूं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और जब 2 मूर्ख से मूर्ख मिले तो दे घुसा और लात। क्या बात है, क्या बात है।
तो आई शुड नॉट से माई सेल्फ ज्ञानी, लेकिन चूंकि शायरी थी इसीलिए मैंने ये कह दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जब दो प्रोडक्टिव लोग एक साथ मिलते हैं तो बातें प्रोडक्टिव करते हैं, जिससे लोगों को बेनिफिट होता है, लोगों को फायदा मिलता है। और हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं जहां पे मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऊपर वाले की थोड़ी बख्शीश हमको ज्यादा है, थोड़ी कृपा हमारे ऊपर ज्यादा है उस परमात्मा की। तो हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि उसके प्रसाद को हम केवल अपने हद तक ना रखें, लोगों में भी बांटें। और कहीं ना कहीं आज हम वही कर रहे हैं, और आज के इस वीडियो या पॉडकास्ट शूट के दरमियान हमने वही किया, जहां प्री डिसाइडेड कुछ नहीं था, प्री प्लान कुछ नहीं था। और जब मैं जानता हूं, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जब प्री प्लान्ड नहीं होता है तो मास्टर प्लान्ड होता है। नाइस वर्ड यार, ये डायलॉग मैं आपका कॉपी कर लेता हूं परमिशन लेके। अरे बिंदास, थैंक यू सो मच भाई, Right, sir, बहुत बहुत thank you. धन्यवाद आपका। टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू भाई।